कहानी की शुरुआत स्कारलेट से होती है, जो एक ड्यूक वेंडेमियन की बेटी है और काइल की फियोंसे। लेकिन काइल, जो प्रेस्टियन किंगडम का दूसरा राजकुमार है, भरी सभा में आज स्कारलेट से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टेर्नेजा को पकड़ उसके साथ अपना आगे का फ्यूचर अनाउंस करता है। सभी लोग सभा में तालियां मारते हैं, जिन्हें नहीं पता कि ये तालियां कुछ ही देर में इन पे भारी पड़ने वाली हैं। वो लड़की टेर्नेजा कहती है, आई बेट यू डिडंट नो दिस, कि मैं काइल को कितना खुश रखूंगी। काइल कहता है, हाँ देखा, ये कितनी केयरिंग और लविंग है, तुम्हारी तरह एक इमोशनलेस पुतला नहीं है। 17 साल में इस बेवकूफ लड़की के साथ एंगेज रहा। स्कारलेट कामली कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये फैसला हम दोनों के जन्म से पहले ही रॉयल फैमिली और ड्यूक फैमिली के बीच हो चुका था। काइल कहता है, हाँ पर मैं एक क्रिमिनल से तो शादी नहीं कर सकता ना, सभी को बताती क्यों नहीं कि तुम टेर्नेजा को कितना टॉर्चर और बुली किया करती थी। स्कारलेट कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, इस कोठे वाली से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ। काइल कहता है, झूठ, टेर्नेजा ने मुझे सब बताया, कैसे तुम एकेडमी में इसके ऊपर नोटबुक फेंका करती थी, इसके बारे में रूमर्स फैलाई और सीढ़ियों से भी धकेलने की कोशिश की। सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर ये अपना गलती क्यों नहीं मान रही और कितना जलील होगी। स्कारलेट उसके अब बेफिजूल की बातों से उब जाती है और कहती है, ठीक है, वो उसका एंगेजमेंट कैंसिल करना एक्सेप्ट कर रही है। काइल कहता है, तो तुमने आखिर सब मान ही लिया ना। पता है इस तरह के लड़की को क्या कहते हैं, विलनेस। टेर्नेजा कहती है, हिंदी में गुंडी बोलेंगे ना, गुंडी। जाने से पहले स्कारलेट काइल से कहती है, मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। काइल कहता है, नहीं नहीं, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। टेर्नेजा कहती है, मांगने दो ना डार्लिंग, आखिर क्या ही मांग लेगी। ओ तुम कितनी काइंड हो जाने मन। हाँ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत ज्वेलरी क्या। स्कारलेट धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपने पंजों को मुट्ठी में बदलती है और सीधे टेर्नेजा के मुंह की तरफ तेजी से पंच करती है। इस स्लो मोशन के बीच स्कारलेट हमें बताती है उसके इस फूट पड़े गुस्से का कारण। पास्ट में स्कारलेट कह रही थी, अरे भैया उसने ऐसा काम ही किया था कि उसे सबक सिखाना ही पड़ा। लियोनार्डो कहता है, उसकी नाक तोड़ के तुमने सबक सिखाई, चलो ठीक है, पर फिर हंस क्यों रही थी। देखो अगले वीक ऑफिशियल पार्टी है, इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो, थोड़ी लड़की की तरह दिख मेरी बहन। पार्टी में स्कारलेट की मुलाकात काइल से होती है। तो तुम ही हो स्कारलेट, मेरी फियांसे। स्कारलेट कामली उठ अपना पूरा इंट्रो देती है। मैंने सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा है, तुम तो इतनी डफर होगी मैंने सोचा नहीं था। आज से तुम मेरा हर बात मानोगी, और ये कैसे अजीब बाल है तुम्हारे। उसके बाद से काइल हमेशा से उसे बुली करता, अपने फन के लिए उसका हर जगह इस्तेमाल करता। इस बारे में एक दिन स्कारलेट अपने डैड से कंप्लेन करने आती है, बेटी वो महाराज के लड़के हैं, थोड़ा शरारती तो होंगे ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैनेज करना सीखो। अब ऐसे ही स्कारलेट बताते जाती है कि ऐसे ही मुझे धीरे धीरे इन सब की आदत हो गई। कुछ सालों बाद स्कारलेट नोबल्स की एकेडमी ज्वाइन करती है, जहां उसकी लेस एक्सप्रेशन की वजह से सभी उसे आईसी रोज कह के बुलाते थे। एक दिन यहाँ भी काइल सभी के सामने कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा यहाँ दाखिला क्यों कराया गया है, ताकि तुम अब से यहाँ मेरी हर तरह से मदद कर सको। और स्कारलेट कहती है, हाँ। उस दिन लंच टाइम पे काइल भड़कते हुए क्लास में घुसकर उसका कॉलर पकड़ कहता है, मेरा लंच कहाँ है। स्कारलेट माफी मांग कहती है, मैं अभी ले आती हूँ। और काइल कहता है, लगता है तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ गप करने का कुछ ज्यादा ही चस्का लग गया है। वो उसे खींच पनिशमेंट देने ले आता है। बाहर वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एग्जाम्स में मेरे से ज्यादा नंबर लाने की, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। स्कारलेट समझ जाती है, ओह तो ये सांड इसलिए भड़का हुआ है। काइल तुरंत से अपने कोट से एक चाकू निकाल कहता है, मैं तुम्हारी ये सिल्वर हेयर काट दूंगा एज ए पनिशमेंट, ताकि तुम्हें हमेशा ये बात याद रहे कि सुपीरियर कौन है। स्कारलेट कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये बात मेरे डैड तक पहुंची तो अच्छा नहीं होगा, रॉयल फैमिली से फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। काइल कहता है, कौन, वो ड्यूक वेंडेमियन, वो तो मेरे बाप का कुत्ता है, कुत्ता। और रही बात रिश्ते की, तो वो तो वैसे भी नहीं है, तुम्हें बस पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बन के रहना है बस। वो आगे बढ़ता है और इधर स्कारलेट मुक्का बनाती है कि ऐसी हरकतें तो वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर इससे पहले ये स्कारलेट वेंडेमियन स्कारलेट जॉनसन में बदले, काइल का बड़ा भाई जूलियस कहता है, ओए प्रेम के पंछियों, कहीं और जाके लड़ो ना। वो नीचे आके कहता है, वैसे हो क्यों रही है इतनी बहस। काइल उसे बीच में ना घुसने कहता है, पर जूलियस आगे बढ़ते हुए काइल की तरफ से माफी मांगता है।
स्कारलेट अपना मुक्का छुपाते हुए कहती है, कोई नहीं, ये तो रोज का है। क्या? मैंने बुली करने तक तो सुना था, ये धमकाना और रौब जमाना ये सब क्या है छोटे? ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये मेरा कोई कहना तक नहीं मानती। ओए कहाँ मर गया, तितलियों में लगा रहेगा। भाई साहब को लेके जाए यहाँ से। उसका असिस्टेंट माफी मांगता है कि मैं पहले राजकुमार को कुछ नहीं कह सकता, चाहे ये आपका ऑर्डर ही क्यों ना हो। काइल यहाँ से गुस्से से स्कारलेट की तरफ देखता है और भाग निकलता है। स्कारलेट सोचती है, ये कल अब और ज्यादा गुस्से में मुझसे मिलने आएगा। फिर भी वो जूलियस का थैंक्स कहती है। जूलियस कहता है, थैंक्स तुम्हें उससे बचाने के लिए था या उसे तुमसे बचाने के लिए? स्कारलेट समझ जाती है कि जूलियस ने उसका बनाया मुक्का देख लिया होगा। वो पूछती है, आप पेड़ पे क्या कर रहे थे? मैं अक्सर वहाँ चढ़ के बुक्स पढ़ता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है प्रिंस जूलियस क्वीन के पहले बेटे हैं और गद्दी के उत्तराधिकारी भी। पर कुछ बेकार के नोवेल्स को जूलियस की इतनी सच्चाई और अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती, तो वो गधे काइल को चढ़ाते बढ़ाते हैं कि वही राजा बनने लायक हैं। इससे इन दोनों के ग्रुप के बीच कहीं नहीं बनती, इवन स्कूल में भी नहीं। यहाँ जूलियस कहता है, किताबें तो बहुत पढ़ ली, लगता है अब कोई चेहरा पढ़ना बाकी है। स्कारलेट उसकी बातों से एक पल के लिए सरप्राइज होती है, पर दिन वही सेम एक्सप्रेशन ले आती है। कुछ दिनों में जब टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, स्कारलेट देख के हैरान होती है कि वो सेकंड आ गई है और जूलियस फर्स्ट है, वो भी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करके। जब जूलियस उसके सामने आता है, वो उसे कांग्रेस करती है, पर वो उसके कानों में आकर कहता है, परफेक्ट तो मैं बचपन से ही हूँ, बस कोई ध्यान नहीं देता। स्कारलेट उसे एक चैलेंज की तरह लेती है और हर एक फील्ड में 10 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करती है। कुछ दिनों बाद फिर से हुए टेस्ट में स्कारलेट जूलियस को पीछे छोड़ देती है। वो आके उसे कांग्रेस करता है और हेड पैट करते हुए कहता है, तुम्हारा क्लास के बाद वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वाह, मेरे लिए तो वो बहुत सेटिस्फाइंग था, क्योंकि तब मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं देख रहा था। स्कारलेट का एकदम से चेहरा उतर जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं, क्या वो जूलियस के साथ कोई खास रिलेशनशिप में है, क्योंकि शायद वो तुम्हें खुश करने के लिए ही जानबूझ के सेकंड आए हैं। ये रूमर फैल जाता है और स्कारलेट अब सोच लेती है कि वो जूलियस के अब किसी भी और चढ़ावे में नहीं आएगी। जूलियस उसे मॉर्निंग में ग्रीट करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लंच में कोई रिस्पॉन्स नहीं। इवनिंग में वो खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, क्या कोइंसिडेंस है ना प्रिंस, हम आज 3 बार टकराए। जूलियस कहता है, ओह कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि मैं तो जानबूझकर तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। स्कारलेट का शकल देख जूलियस हंस पड़ता है, ये कहते हुए कि तुम भले ही सारे इमोशंस को अपने चेहरे के पीछे छुपा के रखने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो मुझे दिख ही जाते हैं। स्कारलेट शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने तो प्रिंस काइल के बिहेव की वजह से खुद का फेशियल एक्सप्रेशन खो ही दिया था। वो चलते हुए पूछती है, आजकल प्रिंस काइल नहीं दिख रहे हैं? जूलियस कहता है, हाँ, मुझे भी वो नमूना तुम्हारे आसपास नहीं दिख रहा। तभी स्कारलेट को रियलाइज होता है कहीं जूलियस इसीलिए तो उसके आसपास नहीं घूम रहे हैं ताकि काइल उससे दूर रह सके। उसके चेहरे को देख जूलियस कहता है, देखा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बाहर आना चाहते हैं, पर तुम खुद ही इन्हें दबा के रख रही हो। तुम पे ये सिल्वर हेयर काफी अच्छे लगते हैं और मैं इसे किसी बेवकूफ की हरकतों की वजह से अलग नहीं होने दे सकता। वो बताता है कि अब तक के उसकी किताबों के अध्ययन में उसने उसके जैसा इंटरेस्टिंग और अजीब प्राणी नहीं देखा। स्कारलेट फिर से उसकी बातों में खोने लगती है, पर कहती है, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा, ये देखो। वो अपना वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन नोटबुक दिखाता है, जिसमें उसने स्कारलेट को 5 स्टार अल्ट्रा रेयर स्पीसीज में रखा था। जूलियस पूछता है, क्या वो उसके भाई की जगह उसके साथ एंगेज होना चाहती है? और स्कारलेट बड़े ही कोल्ड अंदाज में कहती है, नहीं। सीन प्रेजेंट में आता है और स्कारलेट टेरेसा को थैंक्स कहते हुए रख के देती है कि आज उसके वजह से ही उसके गुस्से का बांध टूट चुका है। काइल उसका ये साइड देख के हैरान होता है, तो स्कारलेट कहती है, तेरे पास भी आती हूँ राजा, रुक तो। उससे पहले जरा इन बारातियों से तो निपट लूं जो इतने दिनों से बस तमाशे की तरह सब कुछ देखते आए हैं। ब्रिंग द एक्शन। सभी को खाने पीने भर देने के बाद वो काइल की तरफ मुड़ कहती है, उफ क्या रात आई है, नफरत भी रंग लाई है। लियोनार्डो और बाकी सब तुरंत से शोर सुन अंदर आते हैं। तब तक तो स्कारलेट का वो पंच काइल को सीधे दीवार में धंसा देता है। लियो उसका भाई ये सब देख हैरान था, वहीं जूलियस तो साइड खड़ा हंस रहा था, ये कहते हुए कि मुझे तो पता ही था कि एक दिन ये ज्वालामुखी जरूर फूटेगी। वो पूछता है, पर इन बेचारे नोबल्स की क्या गलती थी? स्कारलेट कहती है, इनकी गलती ये थी कि ये गलत होते देख हंस रहे थे। मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने इनके दांत तोड़ दिए।
जूलियस तो चिल रहता है, वहीं लियो पैनिक करता है कि वो ये सिचुएशन मॉम डैड से कैसे एक्सप्लेन करेगा। जूलियस कहता है, इनको पीटने का वो नजारा तो कमाल का होगा ना, काश मैं भी यहाँ होता देखने के लिए। लियो कहता है, आपको मजाक लग रहा है, इसके बाद हमारे फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। जूलियस कहता है, चिंता मत करो, इसके लिए स्कारलेट पर कोई केस फाइल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी नॉवेल्स इसी लायक थे। जूलियस आगे एक्सप्लेन करता उससे पहले ही स्कारलेट को उसकी आवाज धीरे होने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। 3 दिन बाद उसे चर्च की बेल सुनाई देती है और उसे अब तक इतना ध्यान था कि टू मच क्रोनोवो पावर यूज करने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। आंखें खोलते ही वो देखती है कि एक लड़का मेड आउटफिट में उस पे चाकू से वार करने वाला होता है, पर इससे पहले उसे स्कारलेट का मुक्का पड़ता है और वो सीधे दीवार में धंस जाता है। शोर सुन लियोनार्डो कहता है, ओहो, 3 दिन के बाद तो तुम्हें होश आया है और उठ के तुम्हें सबसे पहले यही करना था। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि हर डॉक्टर यही बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। स्कारलेट उसे चिंता में डालने के लिए माफी मांगती है। तभी जूलियस कहता है, हाँ क्रांतिकारी, आओ चाय पे बैठ के बात करते हैं। वो बताता है कि कायल से तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है और उसकी हरकतों के लिए उसे जायदाद से बेदखल भी कर दिया गया है। साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश भी हुआ है जो नोबल के भेष में कायल को चढ़ा बढ़ा के गद्दी का लालच दे रहे थे, ताकि बाद में वो पूरी तरह से किंगडम पर कब्जा कर सके। महाराज ने तुम्हें माफ कर दिया है, साथ ही घरेलू सारी चीजें सही होने तक तुम सिंगल रह सकती हो, यानी मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई नहीं, वैसे कमाल की बात यह है कि तुम्हें किंगडम के लोग एक और नाम दिए हैं, क्योंकि तुम अकेली सब संभाल लेती हो, खून तुम्हारा श्रृंगार होता है, खूबसूरत पर साथ ही डरावनी भी, इसलिए ब्लड क्वीन। लियो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, लोग पिछले वाला ही निकनेम मैड डॉग नोबल वुमेन भूल नहीं पाए थे कि एक और। जूलियस हंसते हुए कहता है, अच्छी बात है ना, लोगों को इन सब में बिजी रहने दो, तब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाएंगे जिसका लीडर गॉडविन है। मुझे तब से ही शक था कि गॉडविन जैसा पावरफुल पर्सन आखिर कायल की बेवकूफी भरी चीजों में साथ क्यों दे रहा है। अब समझ आया उसका सारा चाल। सेकेंड प्रिंस के जरिए वो किंगडम पर कब्जा करना चाहता था। फिर वो उसे बुलाता है जिसने सीक्रेटली ये सब पता लगाया, सिगरेड। उसे देख स्कारलेट कहती है, ये तो वही कायल का असिस्टेंट है ना। सिगरेट तुरंत से माफी मांगता है अपने पुराने बिहेवियर के लिए, पर स्कारलेट याद करती है कि ये कभी भी उसे बुली तो नहीं किया था। वो कहती है, मुझे पता नहीं था कि सैनिक इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। सिगरेट फिर भी खुद को अपने बिहेवियर के लिए गिल्टी मानता है और सजा देने बोलता है। स्कारलेट उंगलियां बजाते हुए उठ कहती है, ये हुई ना बात। वो पंच लॉन्च करती है। सिगरेट बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, लेकिन वो पंच उसके मुंह के साइड में फिनिश करती है। फिर उसके गालों को टच कर कहती है, वो भूली नहीं है कि कैसे वो किसी न किसी बहाने से उसे एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएट और एम्बेरस्ड होने से बचाया करता था। सो जाओ, माफ किया। मीटिंग फिनिश करने के बाद स्कारलेट याद करती है कि उस पे जो सुबह अटैक हुआ था वो हो सकता है गॉडविन ने करवाया हो। वो उस कैदी से मिलने उसके कोठरी में आती है जहाँ वो फॉक्स बन के उस पे अटैक करने बढ़ता है, पर वो उसे साइड करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम बीस्ट नना का हो। तुरंत से वो बीस्ट अपने बॉय फॉर्म में आता है और नाइफ उठा कहता है, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। स्कारलेट का ध्यान उसके चेस्ट के निशान पर जाता है, जिसका मतलब ये था कि कोई उसे अपना गुलाम बना के काम असाइन करने को दिया है। अगर मैं तुम्हें इस चीज से फ्री कर दूं तो तुम्हें उसके बारे में हर वो डिटेल्स बतानी होगी जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। ननाका कहता है, हाँ, अगर ऐसा वो कर पाई तो उसकी वो हर बात मानेगा। ये हुई ना बात। स्कारलेट तुरंत से उसे लेटा के उसके चेस्ट पे रिवर्स मैजिक करने लगती है, ये कहते हुए कि हर इंसान के ऊपर एक गॉड की कृपा होती है, लेकिन किस गॉड की कृपा खुद पे है ये बहुत कम इंसान पता लगा पाते हैं, और जो मेरे जैसे कुछ पता लगा लेते हैं वो उनकी और ज्यादा आराधना करके उनसे और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तुरंत से उसका शरीर पहले जैसा हो जाता है। स्कारलेट कहती है, ये क्रोनोवा गॉड का टाइम रिवर्स मैजिक था और इसी वजह से रॉयल लोग चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली की पार्ट बनूं। उन्हें ये हलवा लगता होगा, पर इसमें बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट होती है। उस पार्टी में सिर्फ एक नोवेल से दूसरे नोवेल तक पहुंचने के लिए ही यूज करने पे मैं 3 दिन तक बेहोश पड़ी थी, पर ये मेरा सीक्रेट है, किसी को मत बताना। ननाका कहता है, आपने मेरी जान बचाई है इस गुलामी से मुक्त करके। इंसान अपने वादे भूल सकते हैं पर बीस्ट नहीं। वो बताता है कि उसे गॉडविन ने ही हायर किया था, और न सिर्फ मुझे बल्कि वो कई तरह के गुलाम भी खरीद रखा है जिन्हें हर किंगडम में जासूसी करने भेजता है, ताकि वहाँ उनका विभीषण कौन है इसका पता लगा सके। ऐसे ही वो अपना साम्राज्य फैला रहा है और काइल जैसे कुछ बेवकूफ लोगों का उससे सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। स्कारलेट उठते हुए कहती है, मैं आई उसके डंके पे चोट मार के। क्या उसके आसपास हमेशा गार्ड्स रहते हैं?
इस मामले को आपके भाई और प्रिंस जूलियस को इंटरनली ही संभालने दीजिए। स्कारलेट कहती है, ना, उसमें मजा नहीं आएगा। मैं उसे अरेस्ट होने से पहले धोना चाहती हूँ। जरा सुनिए तो, गॉडविन हर महीने एक स्लेव ऑक्शन में आता है जो अगले वीक ही होने वाला है, पर कहाँ ये नहीं पता। लेकिन हम उस स्लेव ट्रेडर से पता लगा सकते हैं जिसने मुझे बेचा था। अगर मेरे जैसे और लोग भी इस गुलामी से फ्री हो पाए तो मैं एक गद्दार का भी टैग लेने के लिए तैयार हूँ। स्कारलेट को ये प्लान अच्छा लगता है। ठीक है फिर 3 दिन बाद वो निकलते हैं उस ट्रेडर की तलाश में, पर स्कारलेट जूलियस को पीछा लगा देख कहती है, आप जाके अपने तरीके से तहकीकात क्यों नहीं करते? किताबें और डिसिप्लिन पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ और पेपर वर्क्स में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, खास करके तब जब बात मेरे किंगडम के लोगों को पकड़ के गुलाम बनाने की हो रही हो। स्कारलेट कहती है, असली कारण बताइए प्रिंस। वो मैं इतनी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन कैसे मिस कर सकता था? दरअसल मैं वहीं कोठरी के साइड खड़ा था। अभी इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि कुछ बैंडिट्स इनसे अपनी चीजें उनके हवाले करने बोलते हैं। स्कारलेट तुरंत से अपना फिस्ट तैयार कर कहती है, आके ले जाओ। ननाका कहता है, हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए, ये हमें उस ट्रेडर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। स्कारलेट कहती है, मुझे तो ये लातों के भूत लग रहे हैं, रुकिए तो। वो आगे आकर के पूछता है कि क्या कोई जंक दल्ले को जानता है? जाहिर सी बात है उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती और वो उन पे अटैक करके सब कुछ जल्दी से छीन लेने की बात कर रहे थे। स्कारलेट कहती है, मैंने बोला था ना। वो अपने फिस्ट में क्रोनोवा की ब्लेसिंग लाती है और एक बैंडिट को रख के देती है और वो किसी लट्टू की तरह नाच के गिरता है। फिर दूसरा कोई टप्पा खा करके थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत महिला से पंगा ले लिया है। ये तो लेडी ऑफ बीटिंग निकली। जूलियस स्कारलेट का नया नामकरण सुन हंस रहा होता है। आखिरी वाला माफी की भीख मांगता है तो स्कारलेट कहती है, अगर मजाक सह नहीं सकते तो किया भी मत करो। वो उसे भी ध्वस्त करने वाली ही थी कि तभी वो कहता है, मुझे पता है जंग कहाँ है, वो पास कहीं एक बाड़ में है। थैंक यू, ये थोड़ा कम दर्द देगा। जूलियस तालियां बजाते हुए आता है और कहता है, जंग से मुझे ही बात करने देना। ननाका तो जा नहीं सकता, वरना इसे देख शायद वो पहचान ले। तीनों उस बार तक पहुंचते हैं जहां स्कारलेट और ननाका बाहर वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में जूलियस आता है ये कहते हुए कि नाम और लोकेशन का तो पता चल गया है जहां ऑक्शन होने वाला है, और हम इस ऑक्शन में घुसेंगे कैसे? ननाका कहता है, मेरे पास एक तरीका है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये जैथरिन नाम के बंदे से मिलते हैं और एक फेक स्टोरी बनाते हैं। स्कारलेट कहती है, मुझे एक रेयर स्लेव चाहिए। अरे मैडम, आप एक नोबल हो के स्लेव खरीदना चाहती हैं? ऐसी क्या बात हो गई? स्कारलेट कहती है, बस यूँ समझ लीजिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जंक ने बताया आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। वैसे जंक से आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता बोलना गलत होगा, बस हम एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो मुझे स्लम्स से रेयर स्लेव जैसे एल्फ्स, बॉने, डीमंस, एलियंस और आपके पीछे जो खड़ा है ना बीस्ट, इनकी खबर देता है। स्कारलेट पूछती है, आपको कैसे पता मेरा गार्ड एक बीस्ट है? अरे मैडम, ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं, पर पता है आप इसको बॉडीगार्ड बना के इसके ट्रू पोटेंशियल को वेस्ट कर रही हैं। स्कारलेट का तो मन कर रहा था इसकी बत्तीसी तोड़ दे, साला खुद ही जोक मारता है और खुद ही हंसता है। पर ननाका कहता है, कंट्रोल। जब जैथरिन का हो जाता है वो पूछता है, तो बताइए आपको किस तरह का रेयर स्लेव चाहिए? मैंने सुना है हाल ही में कैपिटल में स्लेव ऑप्शन होने वाला है, वो अगर मैं अटेंड कर पाऊँ तो खुद ही अपने लिए अच्छी सी स्लेव चुन लूंगी। जैथरिन थोड़ा देर चुप रह के कहता है, इसके लिए एक प्रोसेस होगा जिसमें आपको अपने 6 स्लेव्स परचेजेस के ट्रांजैक्शन दिखाने होंगे, साथ ही कुछ पेपर वर्क, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इन सब में 6 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद ही आपको ऑक्शन का एक्सेस मिल सकता है। स्कारलेट कहती है, मैं आपको मुंह मांगा पैसा दूंगी इन सब चीजों को बाईपास करने के लिए। आपसे मैं पैसा लूंगा? नहीं नहीं, अगर आप ये अपना बीस्ट स्लेव मेरे हवाले करती हैं तो मैं आपको अपने दूर की रिश्तेदार की बेटी बना के भेज सकता हूँ। स्कारलेट का सीरियस सा फेस एक स्माइल लेता है और वो कहती है, मुझे मंजूर है। दोनों बाहर आते हैं और स्कारलेट को यकीन नहीं हो रहा था कैपिटल में ऐसी ऐसी इलीगल चीजें उनके नाक के नीचे चल रही हैं। पर खैर उनका प्लान सक्सेसफुल रहा क्योंकि ननाका को लगा ही था कि जैथरिन उसे ही ट्रेड करेगा इस काम के बदले। वो कहता है, पर मैं हैरान हूँ कि आप बिना पंच किए भी डील कर सकती हैं। अरे अरे जोक्स था जोक्स। दोनों होटल की तरफ बढ़ते हैं और ननाका कहता है, बस 3 रात बाद ऑक्शन है। स्कारलेट पूछती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ननाका कहता है, नहीं, क्योंकि वो मुझे ऑक्शन में ले जाने से पहले तो कुछ नहीं करेगा। स्कारलेट कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। अचानक से ननाका थकान की वजह से अपने बीस्ट फॉर्म में आके बेहोश हो जाता है। स्कारलेट उसे गोद में उठाती है ये कहते हुए कि तुमने आज अच्छा काम किया। फिर जब वो होटल पहुंचती है जूलियस से कहती है,
काम हो गया? जूलियस कहता है, बिना तोड़ फोड़ के। और स्कारलेट कहती है, हाँ। फिर वो ननाका को बेड पे सुला कहती है, मैं कुछ ताजी हवा खा के आई। क्या कोइंसिडेंस है ना, मैं भी थोड़ा वॉक करने का ही सोच रहा था। फिर वो स्कारलेट का पीछा करने लगता है और स्कारलेट कहती है, तो प्रिंस आपकी ताजी हवा का कोटा कब पूरा होगा? जूलियस कहता है, अब तक तो तुम्हें मेरे झूठ को पकड़ लेना चाहिए था। एक वेंडर स्कारलेट को आवाज देता है, सिल्वर बालों वाली मैडम, अगर आप एक एप्पल पाई खरीदती हैं तो एक एप्पल मैं फ्री में दूंगा। स्कारलेट कुछ कहती उससे पहले जूलियस जाके 2 पाई के साथ 2 सेव फ्री में ले आता है। इसके बाद जूलियस बेशर्मो जैसे जो भी लोग स्कारलेट को चीजों के लिए अप्रोच करते हैं वो खरीद लेता है। अपनी पसंदीदा औरत के लिए ऐसा करना बेशर्मी तो नहीं कहलाएगा। पर स्कारलेट इससे अब इरिटेट हो गई थी। वो पूछती है, प्रिंस आपके जिम में यही काम है क्या? जूलियस कहता है, फिलहाल तो यही है। और स्कारलेट उसके थोबड़े को इमेजिन करके लिटरली दीवार पे जोर से मुक्का मारती है। पर जूलियस तो इससे हंसने लगता है। जैसे ही वो मुड़ती है वो उसे एप्पल पाई टेस्ट करने देता है और एक बाइट लेते ही हनी और एप्पल के टेस्ट से स्कारलेट का मूड चेंज हो जाता है। जूलियस उसे अब तक परेशान करने के लिए माफी मांगता है और स्कारलेट कहती है, सिर्फ एक एप्पल पाई से काम नहीं चलेगा। तो जूलियस उसे अपना वाला भी ऑफर करता है। इसके बाद दोनों एक बेंच पे बैठे होते हैं और स्कारलेट पूछती है, लगता है यहाँ की चीजों से आप काफी परिचित हैं। हाँ, मैं अक्सर क्लास बंक करके इधर की गलियों में घुमा करता था। तो बताओ तुम्हें ये मर्चेंट्स का स्टॉल कैसा लगा? मैं यहाँ पहले काइल के लिए लंच लेने आती थी, उस समय मेरे पास रुकने का फुर्सत नहीं रहता था, पर अब मैं इसे देख के कह सकती हूँ कि ये काफी फ्रेंडली और टाइम वर्दी प्लेस है। जूलियस ये सुन काफी खुश होता है और कहता है, मैं जब भी यहाँ आता था ना, सोचता था एक बार तुम्हें यहाँ लाके एप्पल पाई जरूर टेस्ट कराता। और उसकी बातों से स्कारलेट हैरान थी। जूलियस कहता है, तुम्हें पता है मुझे बोरियत काटने को दौड़ती है, इसलिए बचपन से ही मुझे ऊट पटांग चीजों में काफी इंटरेस्ट रहा है। एक पार्टी में एज अ फर्स्ट प्रिंस मुझे सभी नोबल्स अपने अपनी बेटी से मिला रहे थे, पर मेरा ध्यान तुम पे गया क्योंकि काइल तुम्हें वहाँ परेशान कर रहा था और मैंने आके तुमसे कहा था कि तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है अगर काइल तुम्हें परेशान करता है तो। और तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? एक क्रीपी स्माइल के साथ कि अच्छा जोक मार लेते हो। उसी दिन से मैं समझ गया था कि तुम कोई आम लड़की तो नहीं हो। इस दुनिया में बोर करने वाली बहुत सी चीजें हैं, पर मैं अपने छोटे से इस लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आगे बढ़ता हूँ, जिसमें से एक तुम हो। वो उसके गालों पे किस करता है ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता कि ये सो कॉल्ड रोमांटिक लव है या नहीं, पर इतना कह सकता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो वो तुम ही हो। उस रात स्कारलेट बेड पर लेटी हुई सोच रही थी, क्या ये प्रिंस का कोई नया तरीका है मुझे टीज करने का, पर वो श्योर नहीं हो पा रही थी। अगले दिन स्कारलेट अपने वादे के अनुसार ननाका को गिरवी रखने आती है। मैडम, पहले प्रोडक्ट की जांच तो कर ली जाए। स्कारलेट ननाका को अपने बीस्ट फॉर्म में आने के लिए कहती है, जिसे देख के खुश होते हुए जैथरिन कहता है, बहुत बढ़िया। तभी तुरंत से डोनोवन नाम का बंदा अंदर घुस स्कारलेट को देख कहता है, क्या वही है जिसे लेकर जाना है मास्टर? नहीं, ये हमारी कस्टमर है। माफ करना मैडम, ये भले ही स्लेव है पर थोड़ा बदतमीज है। तभी डोनोवन का ध्यान ननाका पे पड़ता है। ओह, तो ये पिल्ला है। जैथरिन उसे सही से ले जाने कहता है, पर डोनोवन कहता है, चिंता मत करो मास्टर, ये इतनी आसानी से नहीं मरते। वो जबरदस्ती ननाका के कॉलर में पट्टा डाल उसे खींचने लगता है। ननाका गुस्से से नहीं जाना चाह रहा था तो वो कांटेदार हंटर निकाल उसे मारने बढ़ता है, जिसे स्कारलेट पकड़ कहती है, लगता है आपका स्लेव निहायती बदतमीज है, इसे थोड़ा अनुशासन सिखाना होगा। डोनोवन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जैथरिन कहता है, मैडम उसे काहे को उकसा रही हो, इसे मैं आज तक अनुशासन नहीं सिखा पाया। वो ए रैंक का एडवेंचरर रह चुका है, कई मॉन्स्टर्स अकेले दम पे मारे हैं इसने। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, छोड़ दो, उसके मुंह मत लगो। डोनोवन कहता है, वार्निंग देने के लिए बहुत देरी कर दिया मास्टर, ये लड़की को मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, चाहे आपकी कस्टमर ही क्यों ना हो। वो अपनी हंटर खींचता है पर देखता है कि उसे अभी भी वो लड़की पकड़े हुए ही है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है पर स्कारलेट 1 इंच भी नहीं खींच सकती। ये देख जैथरिन कहता है, ये क्या कॉमेडी कर रहे हो डोनोवन? मैं कॉमेडी नहीं कर रहा मास्टर, मैं अपनी पूरी ताकत से खींच रहा हूँ। स्कारलेट जैथरिन से पूछती है, क्या इस स्लेव को भी आपने ऑक्शन के लिए रखा है? नहीं मैडम, ये तो मेरा पर्सनल गार्ड है। स्कारलेट कहती है, थैंक यू। फिर हंटर को खींच डोनोवन को एक पंच देती है, जिससे वो खिड़की तोड़ता हुआ कोसों दूर जाके गिरता है। जैथरिन शॉक्ड कि अभी अभी उसने ये क्या देखा। स्कारलेट कहती है, शायद अब आपका स्लेव सभी से तमीज से बिहेव करे। वो फिर ननाका को देखने आती है, उसके कॉलर को निकाल वहाँ से आ रहे घावों को हील कर उसे गोद में लेते हुए कहती है,
मैं तुम्हारे लिए जल्द ही आऊंगी। इधर जैथरिन अपने विंडो को देखे जा रहा था। स्कारलेट कहती है, क्या आपको इस चीज का हर्जाना चाहिए? जैथरिन कहता है, क्या बात करते हो मैडम, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा स्लेव थोड़ा बदतमीज है। अच्छा हुआ आपने उसे थोड़ा तमीज सिखा दिया, है कि नहीं? और आप अपने इस छुटकू का चिंता नहीं करना, इसे कुछ नहीं होगा। आइए हम ऑक्शन डे पे कहाँ मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। स्कारलेट इसके बाद नीचे आती है तो कैरेज देख के हैरान होती है, क्योंकि ये उसका भाई लियो लेके आया था। ये सब क्या चल रहा है? अंदर उसे जूलियस भी दिखता है। पैलेस ला करके लियो दोनों को डांटता है कि पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है। जूलियस कहता है, और हमने स्लेव ऑक्शन का सारा डिटेल्स निकाल लिया है। लियो कहता है, बस आप दोनों इस किंगडम के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो पता भी है। स्कारलेट कहती है, वही तो, ये बात प्रिंस को समझनी चाहिए ना। लियो कहता है, मैं तुम्हें भी सुना रहा हूँ। देख मेरी बहन, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, ये मुझे मेरे तरीके से क्यों नहीं हैंडल करने देती? जूलियस पूछता है, तुम्हारी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? लियो कहता है, गॉडविन खुद इस ऑक्शन का ऑर्गेनाइजर है। स्कारलेट कहती है, हाँ, जो बस 2 रात बाद ही है। लियो कहता है, और उसके लिए हमें रात भर जग के प्लानिंग करनी होगी, एक एक भरोसेमंद आदमी की टीम बनानी पड़ेगी। जब लियो ये सब बोले जा रहा होता है, स्कारलेट जूलियस को देख रही थी। जूलियस उसे नोटिस करता है और कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं इसका भी मुंह बंद करूं? पर मेरे पास और एप्पल पाई नहीं है। इससे स्कारलेट गुस्से से उसे देखती है। लियो स्कारलेट से कहता है, तुम घर जा रही हो? हरगिज नहीं, जब से मेरी प्रिंस काइल से एंगेजमेंट टूटी है मैं कई चीजों से गुजरी हूँ, इसलिए मैं अब खुद को रोक नहीं सकती। मुझे एक बार फिर से मैड डॉग नोबल वुमेन लोगों के मुंह से सुनना है। लियो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। पर स्कारलेट बोलती जाती है, मैंने कई तरह के लोग देखे, कुछ अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुलाम बनाते हैं और उनसे अपने काम करवाते हैं। भूखे बच्चे गलियों में ब्रेड के लिए लड़ते हैं, वहीं बड़े नोबल्स इलीगल धंधे करके अमीर हुए जा रहे हैं। मैं बचपन से हमेशा से यही सोचती आई हूँ कि क्यों ये दुनिया ऐसे डिजाइन हुई है जहाँ साफ दिल वाले अच्छे लोगों को हमेशा सहना और स्ट्रगल ही करना पड़ता है, वहीं दुष्ट लोग आगे निकल के सफल हो जाते हैं, फिर अपनी इमेज पब्लिकली साफ भी कर लेते हैं। ये वैसी विचारधारा में जीते हैं कि ये गरीब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और न ही हमें कोई कानून रोक सकता है। गॉडविन और उसके साथी भी इसी मानसिकता का शिकार है। फिर वो उठ कहती है, और तुम यकीन मानो भाई, ऐसे लालची और दुष्ट लोगों को पीटने का एक अलग ही सुख होता है। जूलियस उसके इस बात पे खूब हंसता है, वहीं लियो तो सदमे में था। स्कारलेट बैठ कहती है, ऐसे अपर क्लास नोवेल्स को धोने का हक सिर्फ एक अपर क्लास लड़की को ही है, जैसे कि मैं। जूलियस कहता है, पॉइंट तो है। क्या पॉइंट है? पॉइंट है, आप लोगों को क्या लगता है इसमें सिर्फ हाई रैंक के नोवेल्स ही शामिल हैं? गॉडविन के वैंकिस एम्पायर से कनेक्ट होने की भी खबर मिली है। हाँ, ये वही एम्पायर है जिनसे बॉर्डर को लेके 300 सालों से हमारी लड़ाई चल रही है और जिनके आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ के वजीरे आजम नहीं बल्कि ड्रैगन राइडर्स ऑपरेट करते हैं। स्कारलेट याद करती है कि उन्होंने हाल ही में तो सीज फायर पे सिग्नेचर किया था। सीन शिफ्ट होता है गॉडविन पे, जहाँ वो स्कारलेट के बारे में बोल रहा था, ये लड़की हमारे काम में बवासीर की तरह तकलीफ दे रही है, इसको खत्म करना है। वो लाल बालों वाला आदमी कहता है, काम हो जाएगा। फिर वो उस आदमी को जाते हुए देखता है जो एक ड्रैगन राइडर था। तभी कमरे में एक लड़की आती है। आई बेट यू डिडंट नो दिस, कि ये चीज कितनी कमाल की है। चूंकि अभी गन का आविष्कार नहीं हुआ था तो गॉडविन कहता है, क्या है ये, एक और जादुई चीज? मेरे पास पहले से एक तुम्हारा दिया हुआ गोल्डन पेंडेंट है। वो लड़की उस गन को साइड के बोतल पे सूट कर कहती है, ये प्रेजेंट उसके लिए जान बचाने की नहीं बल्कि उनकी जान लेने के काम आएगा जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। और ये वही 3rd क्लास लड़की ट्रेनेजा होती है। इधर ऑक्शन में घुसने से पहले जैथरिन कहता है, मैडम ये मास्क पहन लो, क्योंकि यहाँ किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। स्कारलेट उसे लेते हुए ऑक्शन के लिए बेस्ट ऑफ लक उसे विश करती है, ये सोचते हुए कि ये ऑक्शन भूले नहीं भूलेंगे ये लोग। वहीं बाहर लियो अपने कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था, ये कहते हुए कि हमें प्रिंस जूलियस के सिग्नल का वेट करना होगा। वहीं स्कारलेट याद करती है जूलियस की बातों को कि कैसे अंदर कोई भी हथियार ले जाना अलाउड नहीं है और सिर्फ मैजिक के सहारे गॉडविन को पकड़ना आसान नहीं होगा। इसीलिए एक दिन पहले की मीटिंग में ये स्कारलेट को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उसकी तो हाथ ही हथियार है। लियो से कहता है, और तुम कोई भी बिना बात का लड़ाई शुरू नहीं करोगी। स्कारलेट एक स्माइल के साथ लियो का थैंक्स कहती है उसे अलाउ करने देने के लिए। पर प्रेजेंट में तो लियो के पेट में टेंशन हो रही होती है कि उसकी बहन अपने वर्ड्स पे उतरेगी भी या नहीं। वहीं इधर ऑक्शन में लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसा स्लेव चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे ऐसा चाहिए।
पर सबकी नजर एक बीस्ट स्किन जो कि लाया गया है इस बार उस पे होने वाली थी। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और इवेंट शुरू होने का अनाउंसमेंट होता है। स्कारलेट यहाँ एक आदमी से टकरा जाती है और वो उससे माफी मांगता है। उसके जाने के बाद स्कारलेट सोचती है, ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। जरा ध्यान दीजिए, ऑक्शन शुरू हो गया है और पहला आइटम है एक पंख वाली चिड़ी औरत। ट्रेड ऊपर जाता है और 100 गोल्ड कॉइन में इसे सेल कर दिया जाता है। स्कारलेट धीरे धीरे गॉडविन को तलाश रही थी इन सब चीजों का गुस्सा पीते हुए। तभी जूलियस उसके पास आ कहता है, ओह तो तुम यहाँ हो। स्कारलेट कहती है, आपका काम तो गेट पे रुक के कमांड देना था ना। हाँ, पर मैं तुम्हें देखने आ गया कि कैसा चल रहा है। गॉडविन दिखा? स्कारलेट कहती है, नहीं, पर मुझे अंदाजा है कि वो किस तरफ होगा। जूलियस कहता है, बाहर लियो और नाइट्स मेरे सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम जल्दी नहीं की तो तुम्हें गॉडविन को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने का मौका छूट जाएगा। स्कारलेट उससे एक फेवर मांगती है कि तब तक अपने सिग्नल को ना देने का जब तक गॉडविन उसके हाथ नहीं लगता। जूलियस कहता है, गॉडविन तो अब ऐसे या वैसे जैसे भी पकड़ा जाएगा, पर मुझे सिग्नल डिले करने के बदले क्या मिलेगा। स्कारलेट कहती है, मैं आजीवन पेरिस्टियन किंगडम और उसके क्राउन की सेवा में रहूंगी। जूलियस कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम आजीवन मेरी सेवा में रहो। कंफ्यूज्ड स्कारलेट कहती है, एक ही तो बात है, आप ही तो नेक्स्ट क्राउन बनेंगे। जूलियस उसके होठों को स्वाइप कर कहता है, तब तक मुझसे इंतजार नहीं होगा, तो अभी ये कसम खाओ कि तुम आजीवन अपनी लॉयल्टी मुझे समर्पित करोगी। स्कारलेट कहती है, हाँ मैं कसम खाती हूँ। क्या मुझे भरोसा करना चाहिए? स्कारलेट कहती है, देखा जाए तो आपने मुझे मजबूर किया है। जूलियस कहता है, हमें फिर भी जल्दी करना चाहिए। और स्कारलेट कहती है, चिंता मत कीजिए, मेरे भी फिस्ट से अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, वो जरूर सेकंड फ्लोर पे होगा। इधर हम देखते हैं एक एल्फ बच्ची रोने लगती है जब उसकी माँ को ऑक्शन के लिए ले जाया जा रहा था। ननाका उसे रोक कहता है, तुम्हारा उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आके बैठ जाओ। यहाँ वो एक औरत को प्रे करते सुनती है तो एक आदमी कहता है, अगर ऊपर वाले की हम पे कृपा होती तो हम यहाँ होते क्या। ये सुन वो बच्ची और भी रोने लगती है तो ननाका उसे यकीन दिलाता है कि उसे या किसी को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई है जिसपे उसे ऊपर वाले से भी ज्यादा भरोसा है। इधर स्कारलेट कुछ गार्ड्स को बेहोश कर आगे बढ़ती है। जूलियस उसके मैजिक की तारीफ करता है तो स्कारलेट कहती है, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैजिक के मामले में आप मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं। जूलियस कहता है, तुम अब भी उस एकेडमी वाली चीज को लेके मुझसे जेलस हो। तभी उनके सामने कुछ और लोग दिखते हैं और स्कारलेट समझ जाती है कि इसी डोर के पीछे गॉडविन होगा। वो अपना ग्लव्स उतारती है और इधर सेम टाइम पे होस्ट इंटरवल अनाउंस करता है और म्यूजिक प्ले कर देता है। सेम टाइम पे म्यूजिक के बीट पे स्कारलेट इधर इनका बाजा बजा रही होती है। क्लासिकल म्यूजिक नीचे चल रहा होता है और ब्रूटल डांस ऊपर। दरवाजा टूटता है और गॉडविन और उसके लोग प्रोसेस करते हैं कि अभी ये क्या चल रहा है। उससे पहले स्कारलेट अपना मास्क हटा कहती है, गॉडविन ढोलकी के, तुझे बजाने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। उसका बेटा कहता है, माना मेरे डैड ढोल जैसे दिखते हैं लेकिन कोई इन्हें बजा नहीं सकता। ये कहते हुए वो अपनी लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है, पर जूलियस उसे अपने रिंग की मदद से कैंसिल कर दिया था। गॉडविन ये देख कहता है, क्या रॉयल रिंग तुम्हारे पास? ये तो सिर्फ किंगडम के किंग और फर्स्ट प्रिंस के पास होनी चाहिए। जूलियस कहता है, हाँ मैं फर्स्ट प्रिंस जूलियस ही हूँ। सभी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा जोक मारते हो, एनिमे एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं शुरू करते। गॉडविन अपने स्लेव को बुलाता है और स्कारलेट के साथ इस गोल्डन हेयर वाले बहरूपिये जिसने रॉयल रिंग चुराई है दोनों को खत्म करने बोलता है। स्कारलेट उसके स्लेव को देख पहचान लेती है कि ये तो डोनोवन ही है जो बीस्ट फॉर्म में लौटा है। पर जैसे ही वो जूलियस और स्कारलेट पर अटैक करता, सिगरेट एंट्री मारता है उसका एक हाथ काटते हुए। आप दोनों ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुन स्कारलेट समझ जाती है तो वो सिगरेट ही था जिससे वो अंधेरे में टकराई थी। गॉडविन अब फ्रस्ट्रेट हो सभी को खत्म करने को कहता है। सिगरेट कहता है, आप दोनों मेरे पीछे ही रहिएगा। पर स्कारलेट उसे कॉलर से पकड़ खींच कहती है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? तू मेन कैरेक्टर है क्या? ये सारे नॉवेल्स मेरे पंचिंग बैग है, एक को भी तू हाथ नहीं लगाएगा। जाके उस डोनोवन से निपट, इनको मैं अच्छे से धोती हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पे। स्कारलेट फिर नॉवेल्स के साथ गोल गोल रानी खेलना शुरू करती है। सभी ये देख के हैरान थे कि ये हंस क्यों रही है। एक एक करके स्कारलेट सभी को पकड़ घुमा घुमा के फेंक रही थी। थोड़ी देर बाद लियो अंदर आकर कहता है, वो सिग्नल नहीं दिया तुम में से किसी ने? स्कारलेट कहती है, ओ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। लियो पैनिक कर कहता है, तुमने यहाँ पे मास मर्डर कर दिया। स्कारलेट कहती है, इतना चाप क्यों ले रहे हो, कोई मरा नहीं है, बस सब टूट फूट जरूर गए हैं। फिर वो देखते हैं कि सिगरेट अभी तक डोनोवन से लड़ रहा होता है। जूलियस कहता है, हंगामे से सारे नोवल्स भाग न जाएं, हमें सैनिकों को सिग्नल भेज देना चाहिए। अभी नहीं, अभी मैंने गॉडविन का मुंह नहीं तोड़ा है।
जूलियस कहता है कोई नहीं, हम गॉडविन को तुम्हारे हवाले कर देंगे। स्कारलेट कहती है हमारे बीच ऐसी डील तो नहीं हुई थी। लियो कंफ्यूज्ड कि अब कौन सी डील की बात हो रही है। जूलियस कहता है हमारे बीच एक वादा हुआ है कि अगर मैं गॉडविन को इसे धोने दूं तो यह आजीवन खुद को मुझे समर्पित करेगी। ये सुन लियो कहता है इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। फाइनली तुमने अपना मन बना ही लिया। मुझे मॉम डैड को बताना ही होगा। स्कारलेट कहती है आपके रिएक्शन कुछ समझ नहीं आ रहे, पर आपको खुश देख कर मुझे अच्छा लग रहा है। जूलियस इन्हें देख सोच रहा था दोनों के दोनों कितने नमूने हैं। एक ओवर इमोशंस में खो जाता है और एक को इमोशन शो करना ही नहीं आता। वो नाइट्स को सिग्नल भेजता है और इधर लियो अपने एबिलिटी से गॉडविन को ढूंढता है जो अपने बेटे के साथ रूफ टॉप पे भाग रहा था। उसे रूफ टॉप पे एक ड्रैगन वेट करते हुए दिखता है। तीनों तेजी से भागते हैं और जूलियस कहता है तो ये जरूर वेंकिस एम्पायर भागने की तैयारी में है, उन्हें यहीं पकड़ना पड़ेगा। पर ये बेसमेंट में थे और रूफ 5th फ्लोर पे था। ये कितना भी तेज भागे उन्हें पकड़ नहीं सकते। तभी लियो स्कारलेट को अपनी हिल्स उतारते देखता है। स्कारलेट कहती है भाई आप ननाका और बाकी स्लेब्स को फ्री कराओ, इन्हें मैं देखती हूँ। वो क्रोनोवा ब्लेसिंग्स यूज करके एक्सक्लेरेट करती है और डिंग 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 करके रूफ टॉप पे आ जाती है। इधर गॉडविन का बेटा ड्रैगन राइडर से कहता है बदतमीज, ऊपर क्या बैठा है, नीचे आओ हमारी मदद कर। वो ड्रैगन राइडर उन्हें धरती का बोझ कहता है और अपने ड्रैगन रेक्स से उन्हें उड़ा देने बोलता है। पर स्कारलेट आकर के उसका पूंछ पकड़ कहती है तुमने इसे मारने के लिए अगर सुपारी ली है तो मैंने पूरा पान खाया है। वो ड्रैगन राइडर कहते उतरता है स्कारलेट एल वेंडेमियोल, तुमने रेक्स के पंच को एक हाथ से रोक लिया, तुम तो कमाल की हो। मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया, मुझसे शादी कर लो। ये सुन गॉडविन और उसके ड्रैगन की शक्ल देखने लायक थी। स्कारलेट उसे एक झापड़ देते हुए कहती है यू डिजर्व बेटर देन मी। रेक्स अपने मालिक का बदला लेने आता है पर उसे भी स्कारलेट मुंह से पकड़ फ्लोर पे पटक देती है। इधर रेड हेयर कहता है वाओ, तुमने तो रेक्स को कितनी आसानी से पटक दिया, मैं तो तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। स्कारलेट उसे फिर से एक रख के देती है पर वो फिर से उठ कहता है तुम्हारी आंखें तो मैंने अभी देखी, ये किसी ज्वेलरी बॉक्स की तरह चमक रही हैं। इससे पहले वो फिर बोलता कि मुझसे शादी कर लो, स्कारलेट उसे लात मारते हुए कहती है बस बहुत हुआ। वो रेड हेयर कहता है मैं ऐसी लड़की से कभी नहीं मिला जो ऐसे किक्स मारती है, मेरे साथ वेंकिस एम्पायर चलो। स्कारलेट कहती है तुम श्योर हो कि यहाँ मुझे ले जाने आए थे, ना कि गॉडविन को मारने। गॉडविन कहता है हे ये क्या सुन रहा हूँ मैं। वो रेड हेयर कहता है सही सुन रहा है बुड्ढे। स्कारलेट बताती है ये वेंकिस एम्पायर का फर्स्ट प्रिंस एल्फेम है। एल्फेम कहता है हाँ, मैं तुझे और तेरे बेटे दोनों को खत्म करने आया था। गॉडविन कहता है तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैंने तुझे इस देश के सारे इन्फॉर्मेशन दिए और तूने मुझे वेंकिस एम्पायर में मंत्री बनाने को बोला था। तुझे लगता है जो इंसान एक पूरे किंगडम को बेच सकता है उसको मैं मंत्री बनाने की गलती करूंगा? तेरे जैसे गद्दार सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं। वो उस पे अपनी भाला फेंकता है जिसे स्कारलेट अपने किक से तोड़ कहती है ये मेरा शिकार है। एल्फेम उसका पैर पकड़ कहता है नाइस लेग्स। स्कारलेट कहती है इस तरह किसी लेडी के पैर पकड़ना जेंटलमैन वाली लक्षण नहीं है। एल्फेम कहता है हाय ये स्माइल तो मेरी जान ले रही है, तो मैं हाँ समझूं? स्कारलेट कहती है लगता है तुम पे मेरी किक्स और पंचेस असर नहीं किए। हाँ सही कहा, दरअसल मुझे गॉड ऑफ स्टील की ब्लेसिंग है जिससे कोई भी तुम्हारा फिजिकल अटैक मुझ पे काम नहीं करेगा, तो हार मान लो। मेरे पास एक तरीका है। वो उसके गर्दन को पकड़ झुकाती है और अपने ठेवने से उसके चेहरे पे मारती है। एल्फेम कहता है ये तो काफी पुराना और हाई डैमेज डील करने का तरीका है। स्कारलेट उसे मारते जाती है और उसका थैंक्स भी कहती है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। जब वो एल्फेम को छोड़ती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर पड़ता है। फिर भी वो कहता है ये किंगडम कमजोर और लाचार लोगों के लिए है, इसलिए उसे उसके साथ वेंकिस एम्पायर चलना चाहिए। उसके बकबक से अब परेशान हो स्कारलेट उसे कॉलर से पकड़ अपने हाथों में क्रोनोवा की ब्लेसिंग्स लाती है और उसे अपने किंगडम वापस भेजने के लिए लॉन्च कर कहती है हैप्पी दिवाली। एल्फेम जाते हुए कहता है सेम टू यू, पर मैं हार नहीं माना हूँ। इधर स्कारलेट अब गॉडविन की तरफ मुड़ती है जो पैंट पहले से ही गीला कर चुका था। वो तुरंत से माफी मांगने लगता है उसे मारने की सुपारी देने के लिए और टेरेसा को भेज उसका काइल से एंगेजमेंट कैंसिल करवाने के लिए भी। ये दूसरा वाला भी तुमने किया था, मुझे तो पता ही नहीं, तुमने बता के बड़ी गलती कर दी। नहीं ये सब उसका ही प्लान था और उस टेरेसा के बारे में मैं एक और बात जानता हूँ, अगर आप मुझे जाने दो तो मैं बताऊं। वो इस दुनिया से नहीं है, उसे रिइंकार्नेट किया है गॉडेस ने। स्कारलेट के लिए इस पे विश्वास करना मुश्किल था पर वो फिर भी एक पल के लिए सुनने का डिसाइड करती है।
गॉडविन कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। यानी कोई गॉडेस है जो ट्रिनेजा को दूसरी दुनिया से समन की है। कुछ भी, ये सब बहानेबाजी छोड़ो और मुझे अपने हाथ की खुजली मिटाने दो। नहीं नहीं सुनिए तो। अच्छा एक डील करते हैं, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। ऐसा है क्या? तो मुझे एक ह्यूमन चाहिए जिसकी नाक नुकीली, आंखों में फरेब हो, कपड़े रॉयल वाले, जो मेरा पंचिंग बैग हो। गॉडविन कहता है, बस इतनी सी बात। तभी उसे ध्यान आता है कि ये तो मुझे ही डिस्क्राइब कर रही है। सही पकड़े हैं। फिर वो कुर्नोवा की ब्लेसिंग से समय के बहाव को 100 गुना धीमा कर देती है और गॉडविन को उसके हर एक गलती की सजा रख रख के देती है। फिर जब टाइम नॉर्मल होता है, गॉडविन को वो सारे पंचेस एक साथ फील होते हैं, पर स्कारलेट इतनी ज्यादा कुर्नोवा पावर यूज करने से अपना बैलेंस खोने लगती है। उसके सिल्वर हेयर डार्क होने लगे थे और हाथों से उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी। एंड मौके पे जूलियस आके उसे पकड़ लेता है और उसकी चोटों को हील करता है। थोड़ी देर में ली और बाकी सब भी पहुंच पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और गॉडविन कहाँ गया। हाँ मैं ठीक हूँ और गॉडविन को अभी मैंने दीवार में धंसा दिया है। अचानक से गॉडविन ट्रिनेजा की दी पिस्टल निकाल कहता है, तू तो गई लेडी माइक टाइसन। पर जूलियस बीच में आ जाता है और वो बुलेट उसे लग जाती है। स्कारलेट ये देख गुस्से से उसे एक रख के देती है, पर गॉडविन कहता है, तुम्हारे पंचेस का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तभी स्कारलेट का ध्यान उसके पेंडेंट पे जाता है जिसे वो निकाल कहती है, अब तो होगा ना। फिर वो उसके थोबड़े को बिगाड़ कहती है, जूलियस को मार के तुमने अपनी मौत पक्की कर ली है। फिर वो उसे जोर से एक किक मार कहती है, ऊपर जाके उनसे माफी जरूर मांगना। तभी पीछे से खांसते हुए जूलियस कहता है, अभी हम जिंदा हैं, लियो की हीलिंग ने मुझे बचा लिया। थोड़ी देर में सारे स्लेब्स को फ्री कर दिया जाता है और नोवेल्स को अरेस्ट कर लिया गया था। हम गॉडविन को देखते हैं जिसकी सांसें चल रही थी और उसे भी जेल ले जाया जा रहा था। स्कारलेट कैरेज में लेटी आराम कर रही होती है, ये सोचते हुए कि चलो मैंने गॉडविन की मन भर धुलाई तो की। इधर वेंकिस एम्पायर में एल्फेम को उसका एक दोस्त मिलता है जो उसे सहारा देके अपने ड्रैगन पे बिठा महल की ओर ले जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें वो खिलौना मिला जिसके साथ तुम खेलना चाहते थे? एल्फेम स्कारलेट को सोच कहता है, हाँ, और वो उम्मीद से भी ज्यादा मजेदार था। मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। इधर पैलेस्टाइन किंगडम में स्कारलेट हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी स्लेव ऑक्शन को रोकने की वजह से। प्रेस वाले उसके एकेडमी के सहेलियों के इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिन्हें पहले कोई भाव तक नहीं देता था। सभी स्कारलेट के बारे में और जानना चाहते थे, जैसे उसकी हॉबी क्या है, वो कौन सा पेट रखती है। उसकी सहेलियां कहती हैं, हमें चल के स्कारलेट से मिलना चाहिए क्योंकि पेट का तो हमें भी नहीं पता कि वो कैट रखी है या डॉग। इधर स्कारलेट ड्रैगन रेक्स को अपना पेट बना ली थी जिसे एल्फेम लेके आया था। उसे ड्रैगन के साथ खेलता देख ननाका जलस करता है तो स्कारलेट उसे भी अपने पास बुलाती है, जिससे वो खुशी खुशी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसके गोद में चला जाता है। पर तुरंत से मेड ननाका को बुलाने आती हैं क्योंकि बहुत काम बचे पड़े हैं। इधर हम जेल के अंदर ट्रिनेजा को घुसते देखते हैं और जब गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने मैजिक से उन्हें अपने वश में कर लेती है। आगे बढ़ते हुए वो सोचती है, मैं अपनी कहानी एक फेरी टेल जैसी बना रही हूँ जिसमें एक प्रिंस से प्यार होता है, फिर कई तरह के चैलेंजेस आते हैं और आखिर में हैप्पी एंडिंग। वो गॉडविन से मिलती है जिसे देख वो कहता है, ट्रिनेजा, मुझे पता था तुम मुझे जरूर निकालने आओगी, हम मिलकर गॉडेस पामिया को सर्व करेंगे। ट्रिनेजा कहती है, तुम्हारा शुक्रिया गॉडविन, बाकी सारे धर्मों को नीचा दिखा के पामिनिज्म का प्रचार करने के लिए। गॉडविन कहता है, अगर मैं आजाद हूँ तो और भी कुछ कर सकता हूँ। ट्रिनेजा कहती है, क्या बात है, तुम्हारे इसी डेडिकेशन से खुश होकर गॉडेस पामिया ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वो उसे भी वश में कर लेती है और एक जहर की शीशी उसके पास रख चली जाती है और थोड़ी देर में गॉडविन टैं बोल गया था। इस खबर से लियो और जूलियस भी हैरान थे कि गॉडविन खुद की जान कभी नहीं लेगा। लियो कहता है, ट्रिनेजा का भी कुछ आता पता नहीं है, जबकि स्कारलेट ने बताया था कि उसके इसमें अहम रोल है। तभी ननाका कुछ पुरानी फाइल्स लेके आता है जिसको पढ़ उन्हें एक बात समझ आती है कि शहर में एक रिलीजन पामिनिज्म काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसमें लोग गॉडेस पामिया की पूजा करते हैं जो प्यार और खूबसूरती की देवी है और जिसका धर्म गुरु एक लालची मर्चेंट है। सिगरेट कहता है, बड़े बड़े रिलीजन को ये पीछे छोड़ स्टेट रिलीजन बन गया है, पर अभी भी ज्यादातर लोग डायनिज्म को मानते हैं जिसमें लोग सेंट डियाना की पूजा करते हैं। लियो कहता है, हाँ, और ये भले ही स्टेट रिलीजन नहीं है, पर पुराने लोगों से अगर बात करें तो वो यही कहते हैं कि डायनिज्म को ही टाइटल मिलना चाहिए। सिगरेट कहता है, डायनिज्म का फेस्टिवल जल्दी आने वाला है। जूलियस इस चीज की जिम्मेदारी लियो के कंधों पे दे देता है और फिर स्कारलेट के बारे में पूछता है कि वो कैसी है।
लियो बताता है कि वो ठीक है और कल ही अपने ड्रैगन के साथ शिकार पे गई थी। जूलियस ये सुन हंसते हुए कहता है, वो सही में कमाल की लड़की है, मैं उसके साथ कभी बोर नहीं होऊंगा, शायद मुझे उसका हाथ मांग लेना चाहिए। ये सुन लियो कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना, आपने उसी दिन तो एक साथ आजीवन साथ देने की मेरी बहन से कसम ली थी। ननाका और सिगरेट पूछते हैं, ये कब हुआ? लियो उनको एक्सप्लेन करता है और इधर जूलियस सोच रहा था, जो भी सोचो, मैं तो चला उससे मिलने। कुछ दिनों बाद स्कारलेट जब अपने रेक्स के साथ घूम के महल लौटती है, वहीं महल के बाहर उसकी बेस्टीज आई थी, जो बटलर के एक्सप्लेन करने से पहले ही उनकी तरफ आ रहे ड्रैगन को देख पैनिक में उस पर हमला कर देती हैं। खैर स्कारलेट उसे डॉज कर लेती है और फिर सभी एक साथ चाय पे बैठे थे, जहां वो स्कारलेट से बताती हैं कि तुम्हारे दोस्त होने की वजह से एकेडमी में तो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, जल्दी से तुम ठीक होके आ जाओ, फिर हम साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और फिर मुझे शादी भी तो करना है। स्कारलेट पूछती है, अच्छा कौन है वो? उसकी बेस्टी कहती है, अभी तो कोई सीरियस ऐसा मिला नहीं जो मेरे लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दे। ये सुन स्कारलेट को जूलियस के साथ वाले इंसिडेंट याद आती है। तभी वो पूछती है, वैसे तुम्हारा क्या प्लान है शादी को लेके? स्कारलेट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी ननाका अंदर आता है तो स्कारलेट कहती है, बाद में खेलेंगे ननाका, अभी मैं बिजी हूँ। ननाका कहता है, दरअसल कोई आपसे मिलने आया है। और ये कोई और नहीं जूलियस था, जिसे देख लड़कियां हड़बड़ाहट में उसे ग्रीट करती हैं और जूलियस पूछता है, क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? स्कारलेट कहती है, हाँ मेरे दोस्तों के साथ टी पार्टी चल रही थी। और उसकी बेस्टीज कहती हैं, अरे नहीं नहीं प्रिंस, क्या आप भी? तो फिर मैं स्कारलेट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जा सकता हूँ, दरअसल मुझे कुछ प्राइवेट में बात करनी थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और लड़कियां कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, आप जितने देर के लिए चाहे ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्कारलेट मुड़ के उन्हें दगाबाज कहती है और जूलियस उसे लेके निकलता है। बाहर वो पूछता है, तुमने सुना क्या, गॉडविन जेल में ही मरा हुआ पाया गया और तुम्हारे कहने पे हमने ट्रिनेजा को ढूंढने की भी कोशिश करी, पर वो भी गायब है। यहाँ तक कि काइल से भी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। स्कारलेट सोचती है, तो इसीलिए प्रिंस ये चीज प्राइवेट में डिस्कस करना चाहते थे। जूलियस उसके चेहरे को पढ़ कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ और भी बात करनी थी क्या? स्कारलेट कहती है, नहीं, मुझे लगा आपको कोई और बात करनी होगी। जूलियस उसके बालों को देख पूछता है, क्या ये अभी तक नॉर्मल नहीं हुए? स्कारलेट कहती है, नहीं, मुझे हॉट स्प्रिंग में बाथ लेना होगा, जिसके होली वाटर से ये नॉर्मल हो जाएंगे और मैं रिलैक्स भी। जूलियस कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम इस किंगडम की प्रीशियस एसेट हो, तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। यहाँ स्कारलेट कहती है, मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहूंगी, आगे से मेरे या किसी के लिए भी अपने जान को जोखिम में नहीं डालिएगा। मुझे खुशी है कि रॉयल फैमिली मेरी ब्लेसिंग्स की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन इससे फ्यूचर किंग को कुछ हो जाए फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जूलियस उसे यहीं रोक कहता है, क्या मैं यहाँ कुछ गुलाब तोड़ सकता हूँ? स्कारलेट परमिशन देती है और वो गुलाब को तोड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस दिन हम जिस मार्केट में गए थे, मेरे मॉम डैड भी वहाँ भेस बदल के अक्सर एंजॉय करने जाते थे। स्कारलेट कहती है, सही में? मुझे तो लगा किंग और क्वीन सीरियस मूड वाले हैं। जूलियस कहता है, हाँ पर बाहर से, अंदर से दोनों काफी रोमांटिक लोग हैं। मेरे डैड ने मॉम को कई प्रेजेंट दिए पर उनसे वो बोर हो गई थी, तो एक दिन वो उन्हें गुलाब का थ्रोन अपने हाथ से बना के उन्हें पहना के कन्फेस किए थे, जिससे वो उन्हें हाँ कह दी थी। फिर वो ऐसे ही स्कारलेट के सिर पे डाल कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस एक चीज की कमी है। वो उसके गालों को पकड़ कहता है, तो क्या तुम उस कमी को पूरी करके मेरे साथ पूरी लाइफ रहोगी? स्कारलेट यहाँ हाँ कहने ही वाली थी कि जूलियस कहता है, क्योंकि तुम मेरी पसंदीदा खिलौना हो। स्कारलेट का मूड तुरंत से चिढ़ जाता है और वो पूछती है, क्या ये थ्रोन आपने प्यार से इसलिए बनाया था? जूलियस कहता है, हाँ देखो तो ये मेरे खिलौने को और अच्छा बना रहा है। स्कारलेट का तो दिमाग खराब हो रहा था, पर जूलियस जाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी डेस्परेट होगी एक रोमांटिक कन्फेशन के लिए, जैसे तुम्हारी उम्र की हर लड़कियां रहती हैं। स्कारलेट अपने ग्लव्स को टाइट करते हुए कहती है, प्रिंस मेरे सामने एक निहायत ही शरारती आदमी खड़ा है, क्या आप मुझे बस थोड़ी देर के लिए परमिशन देंगे उसकी धुलाई करने का? सीन शिफ्ट होता है जहां स्कारलेट ट्रिनेजा के ट्रू इंटेंशंस के बारे में सोच ही रही होती है कि उसे सेंट डियाना का लेटर आया मिलता है और वो उसकी मदद करने की प्रॉमिस करती है। अगले दिन वो लियो से एक हॉट स्प्रिंग टूर पे निकलने की परमिशन मांगती है और लियो को लगता है कि ये फिर किसी को धोने जाने वाली है। स्कारलेट कहती है, भाई क्या आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? ये सुन लियो भड़क जाता है, भरोसा? और तुम पे? तुम्हें बस लोगों को धोने में मजा आता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचता।
मैंने सुना है तुमने प्रिंस से भी उन्हें पीटने की परमिशन मांगी थी। तभी वो रूट देख करके ननाका कहता है, ये तो सेंट डियाना के चर्च वाला रास्ता है ना। लियो कहता है, अब क्या तुम सेंट डियाना को पीटने वाली हो? स्कारलेट कहती है, अरे नहीं भाई, वो तो पूरे पेलिस्टियन किंगडम में काफी रिस्पेक्टेड मानी जाती है, भला मैं उन्हें क्यों पीटूंगी। लियो फाइनली परमिशन दे देता है, जिससे स्कारलेट काफी खुश होती है, पर थोड़ी देर में उसका शकल उतर जाता है जब वो देखती है कि उसका हमसफर जूलियस है। रास्ते में जूलियस कहता है, अच्छा है तुमने लियो को सच नहीं बताया कि हम डैनिज्म के फेस्टिवल में शामिल होने जा रहे हैं। स्कारलेट पूछती है, और क्यों? जूलियस कहता है, क्योंकि वो जानेगा कि तुमने एक बार फिर से उससे झूठ बोला है तो उसका शकल देखने लायक होगा। नहीं मतलब तुमने सही में अच्छा किया, क्योंकि गॉडविन के इंसिडेंट के बाद से सभी करप्ट नोबल्स सतर्क हो गए हैं। तुरंत से वो उसका चेहरा पकड़ बाहर चर्च दिखाता है जो चारों ओर से वॉल से घिरा था। जूलियस बताता है कि ये कहने के लिए चर्च की प्रोटेक्शन के लिए है, इसके आड़ में यहाँ का पोप करप्शन छुपाता है। स्कारलेट कहती है, यहाँ का अभी पोप सार्गन है ना? जूलियस कहता है, हाँ। और उसके बारे में और जान के स्कारलेट का तो मन मचल रहा होता है उसे पीटने का, पर तभी अचानक से कैरेज रुकती है क्योंकि सार्गन ने सोल्जर्स को बाहर के लोगों को अंदर आने देने से साफ मना किया था। जूलियस आगे आके अपना परिचय देता है, पर एक मोटा सा मंत्री जैम उनका रास्ता जाम किए खड़ा हो जाता है। वो कहता है, अगर प्रिंस आप चर्च के रूल के खिलाफ जाएंगे तो हमें आपसे भी लड़ना पड़ेगा। वही स्कारलेट सोचती है, मोटे सुअर, तो शुरू तो कर, खत्म मैं करूंगी। जूलियस इधर उसे भड़का रहा होता है ताकि वो रॉयल फैमिली के बारे में उल्टा पुल्टा बोले, जिससे वो रिकॉर्ड कर सके। फिर जब उसे एविडेंस मिल जाता है, वो स्कारलेट को कहता है, अब तुम संभालो। स्कारलेट तुरंत से गेट के पास जाके क्रोनोबो पावर यूज करती है और उस गेट को एक मुक्के में तोड़ देती है। वहाँ के सभी गार्ड्स ये देख के भाग निकलते हैं कि हम तो गेट के गार्ड थे, अब गेट ही नहीं रहा तो हमारा क्या काम। वहीं जैम कूदते हुए आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपने हथियार से शक्ति प्रदर्शन करता है तो स्कारलेट एक सोल्जर से उसका भाला लीज पे लेती है और उससे जैम को रख के देती है, और वो रावणों वाली हंसी लेता है और स्कारलेट को उसके गले में वैसा ही पेंडेंट दिखता है जैसा गॉडविन के पास था। तो वो उसे एक पंच में चांद पर भेज कहती है, देखो सुअर भी उड़ सकते हैं। स्कारलेट का लाइफ का एक ही फंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। थोड़ी देर में होली नाइट्स इन्हें साथ ले जाने आते हैं और देरी के लिए माफी मांगते हैं। जूलियस इनकी हालत देखता है जो धर्म के नाम पे हो रहे दंगों की वजह से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी नाइट्स में से एक बंदा डियोस आगे आके कहता है, स्कारलेट क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? कैप्टन उसे पीटने पड़ता है कि अबे साले क्या बोल रहा है तू। स्कारलेट कहती है, देखो मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, हमारे स्टैंडर्ड मैच नहीं करेंगे। डियोस कहता है, मेरे शकल से भले आपको नहीं लग रहा हो, पर मेरे डैड भी एक रॉयल ही थे और मैं आपके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हूँ। स्कारलेट अभी इसको धोने का मन बना ही रही थी कि जूलियस उसका हाथ पकड़ कहता है, मेरे हमसफर से जरा अच्छे से बात करो। डियोस कहता है, अच्छा, और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? तुरंत से उसके टीम वाले उसे उठा के ले जाते हैं कि अबे मरवाएगा क्या, और वो जाते हुए भी स्कारलेट से कभी डेट पे चलने को रिक्वेस्ट करता है। कैप्टन आगे आके उसकी तरफ से माफी मांगता है कि माफ कीजिएगा, दरअसल वो नया ज्वाइन हुआ है, थोड़ा बदतमीज है पर काफी टैलेंटेड है। स्कारलेट सोचती है, टैलेंटेड तो है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मैं उसे पीटने वाली हूँ। कैसल में घुसने से पहले स्कारलेट जूलियस से कहती है, क्या अब आप मेरा हाथ छोड़ेंगे प्रिंस? और वैसे डियोस के सामने आप क्या बोल रहे थे? जूलियस आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो हमें सेंट डियाना से भी तो मिलना है। कैसल पहुंच जूलियस और डियाना से प्राइवेटली मिलने को रिक्वेस्ट करता है और थोड़ी देर में एक एक्साइटेड बच्ची स्कारलेट को दीदी दीदी कहते हुए गले लग जाती है। जब प्रिंस उससे कहता है कि वो भी यहाँ है, उससे भी तो मिले, तो वो चिढ़ जाती है कि आप अकेले क्यों नहीं आई, मुझे ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्कारलेट कहती है, क्या करोगी, इन्हें पंच करने की परमिशन मुझे भी नहीं है। फिर वो 300 साल पुराने इतिहास बताती है कि जब पेलिस्टियन किंगडम में अचानक से डीमन का इनकर्जन शुरू हो गया तो मानवता की रक्षा के लिए एक यंग लेडी सामने आई। फिर वो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके शहर में एक प्यूरिफिकेशन बैरियर लगा गई और उसके मरने के बाद समय के साथ साथ वो बैरियर कमजोर पड़ने लगा। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं फिर से वैसा नरसंहार शुरू न हो जाए। पर एक और यंग लेडी सामने आई जिसके पास भी सेम पावर ही थे। वो उस बैरियर को मजबूत की और तब किंग ने एक टेम्पल बनाया जहां इस तरह की पावरफुल यंग लेडी की पूजा होती है। समय के साथ साथ ऐसे लेडी सामने आती जाती हैं जिन्हें सेंट डियाना कहा गया है और वो अपने उत्तराधिकारी चुन के जाती हैं। जूलियस कहता है, तो पिछले सेंट ने उत्तराधिकारी एक बच्ची को कैसे बना दिया? सेंट डियाना कहती है, देखा स्कारलेट दीदी, इसलिए मुझे इंसान पसंद नहीं है,
मुझे नहीं जाना कल के फेस्टिवल में, मेरे पैर दुख जाएंगे खड़े हुए हुए। जूलियस कहता है, तुम्हें थोड़ा सहना ही पड़ेगा, क्योंकि डैनिज्म पे लोगों का भरोसा रखने के लिए ये जरूरी है सेंट का सही सलामत उन्हें दिखाया जाना। अपनी मेडन पावर तो तुम खो चुकी हो, अब परेड मिस करने की गलती मत करना। स्कारलेट कहती है, ये रूड था प्रिंस। डयाना कहती है, कोई नहीं, ये सच ही तो बात है, मैं अपने लोगों के लिए ये करूंगी। अच्छा, आप सोने से पहले मुझसे जरूर मिलिएगा। और वो जाते हुए जूलियस को जीप चिढ़ा के निकलती है। उसके जाने के बाद जूलियस कहता है, वो ऐसी बाहर से है पर अंदर से दुखी है। स्कारलेट कहती है, और मुझे लगा था आप ये चीज समझ के उससे रूड बातें नहीं करेंगे। जूलियस कहता है, चर्च के लिए परेड निकलना जरूरी है, इसलिए हमें सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलाना चाहिए। उस रात स्कारलेट डयाना के रूम में आती है, जहां वो अपने बुरे लोगों को पीटने वाली कहानियां सुना रही थी। डयाना कहती है, आप तो कमाल हो, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। स्कारलेट कहती है, नहीं, तुम जैसी हो उससे भी अपने शहर के लोगों के लिए अच्छे काम कर सकती हो। डयाना चाहती थी स्कारलेट उसके साथ ही सोए, पर स्कारलेट जाने बढ़ती है तो डयाना उसे एक रिक्वेस्ट करती है कि सभी उसे सेंट डयाना कह के बुलाते हैं, जो एक नाम नहीं पोजीशन है। वो चाहती है कि स्कारलेट उसे उस नाम से बुलाए जो उसके डैड ने रखा था, और स्कारलेट बड़े ही प्यार से उसे उस नाम से गुड नाइट कहती है। अगले दिन डैनिज्म का परेड बड़े धूमधाम से निकलता है और सेंट डयाना सभी के सामने एक रेस्पेक्टेड मैनर में खुद को शो करती है। जूलियस को लगता है कि सेरेमनी अच्छे से बीत जाएगा कि तभी एक भूकंप आता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। स्कारलेट कैरेज से निकल ध्यान देती है कि ये झटका किधर से आ रहा है, तो उसे ये पामिया के हेडक्वार्टर से आ रहा प्रतीत होता है। वो तुरंत से उनके एरिया में जाकर के गॉडेस पामिया के स्टैचू पे लैंड कर उसका स्टिक ले कहती है, जरा बाहर तो आओ ढोलकी के, कब से तुम्हें बजाने का मन कर रहा था। उनके बाहर न आने पे स्कारलेट ही अंदर जाने का फैसला लेती है। नॉक नॉक, पर वो देखती है कि इतने बड़े धमाके से भी इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से एक स्कारलेट को देख पहचान लेता है कि ये तो वही लेडी ऑफ बीटिंग है और पैनिक करने लगता है, पर बाकी सब एश्योर थे कि उनके पास कोई है जो इसे हरा देगा। वो पेश करते हैं अपने गुरु घंटाल को, जिसके सर पे भीड़े से तो ज्यादा ही बाल थे। जैसे ही वो देखता है कि इस लड़की के हाथ में तो गॉडेस पामिया के स्टैचू का मुंडी है, वो तुरंत से उसे सबक सिखाने के लिए अपना वेपन समन करने लगता है। स्कारलेट वो मुंडी उस पे फेंक के मारती है कि तेरा साबुन बहुत स्लो है रे बंटी। वो देखती है यहाँ भी बड़ा सा पेंडेंट है जो इन्हें फिजिकल डैमेज से बचा रहा है, तो वो गुरु घंटाल को डीप स्लीप में भेज देती है। उसके अनुयायी कहते हैं, हम इस मिशन की तैयारी कब से करते आ रहे हैं, डैनिज्म के परेड को तो नहीं ही निकलने देंगे। किड्स, जिद मत करो। पर वो सभी स्कारलेट पे चार्ज कर देते हैं, लेकिन ये सब तो स्कारलेट के लिए एक वार्म अप था। वो सभी को पीटने के बाद बाहर आती है और अपने सोल्जर से कहती है, जाके साफ सफाई थोड़ा कर दो, ऐसे आस्था की जगह को गंदा नहीं छोड़ते। वो वापस लौटते देखती है जूलियस लगभग सभी को हील कर चुका था। डयाना स्कारलेट को देख वेव करती है, लेकिन तभी वो अपने बैरियर से गिरने वाली होती है। तुरंत से कहीं से आके लियो से बचा लेता है। वो काफी ओवरजॉयड फील कर रही थी, क्योंकि लियो उसे उसके सपने के सौदागर जैसा लग रहा था। अब सभी की मदद से डयाना का परेड अच्छे से निपट जाता है, पर जूलियस कहता है, हाँ, पर सिर्फ हाई रैंकिंग के लोगों को ही पता था कि मैं और स्कारलेट आने वाले हैं, पर उन्होंने तो पहले से ही ट्रैप बिछा के रखा था। सिगरेट कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है, हम में से कोई उनका जासूस है? जूलियस कहता है, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ उनके इरादे पता करने की। इधर स्कारलेट और लियो परेड के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो लियो कहता है, तुम जरा बताओगी हॉट स्प्रिंग जाने के बदले तुम इस शहर में क्यों रुक गई? स्कारलेट कहती है, वो भाई, यहाँ के पामनिज्म लोग डैनिज्म को बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे और मैं तो अपने रास्ते पे ही थी, पर देखी तो उनकी मदद के लिए रुक गई। लियो कहता है, मुझे अब तुम्हारी कोई कहानी पे विश्वास नहीं होता, पर अब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। अच्छा, मैंने जब उन पामनिज्म वालों की गवाही ली तो वो काफी डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक सिल्वर बालों वाली डायन है जो हमें मारना चाहती है, और सिल्वर हेयर मैंने किसी के तो देखे हैं। अच्छा, तो डीमंस भी होते हैं क्या? वो छोड़ो ना भैया, कुकीज खाओगे क्या? पर लियो अपनी बात पे रहता है। स्कारलेट कहती है, मुझे बस यहाँ डैनिज्म की तीर्थयात्रियों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। लियो समझ जाता है कि इसने ही अपने ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल किया होगा, पर वो ओपनली बात नहीं कर सकता क्योंकि किंग ने उसे सब शांति से निपटाने भेजा है। वो उसका हाथ पकड़ कहता है, देख मेरी बहन, तू कितनी भी ताकतवर हो, ऐसी कई चीजें हैं जो तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी, तो आगे से ऐसी किसी सिचुएशन में मुझसे हेल्प जरूर मांग लेना। उस रात जब स्कारलेट शांति से बुक पढ़ रही होती है, डियोस फिर से उसके पास आ रहा था, जिसे लीडर टांग के वहाँ से ले जाता है। तभी कुछ मेट्स आकर के कहती हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। सेंट डियाना पता नहीं अजीब ही हरकतें कर रही हैं, शायद वो कल के इंसिडेंट से घबरा गई होगी।
पर मेट्स कहती हैं, हमें नहीं लगता, आपको एक बार चल के देखना चाहिए। स्कारलेट देखती है तो बेड पे ये गुलाटियां ले रही है। वो उसके करीब पूछने आती है कि उसे क्या हुआ है, पर वो तो उसे देख के और ड्रामा करने लग जाती है। स्कारलेट उसका ब्लैंकेट उठाती है, बोल जल्दी नहीं तो इसी में दबा दूंगी। डायना कहती है, मैं जब भी आपका चेहरा देखती हूँ मुझे उसमें चार्मिंग प्रिंस लियो नजर आते हैं। और सब समझ जाते हैं, ओह तो ये बात है, छोरी को पहला नशा चढ़ गया है। स्कारलेट उसे शांत होने को बोलती है और कहती है कि अच्छी चॉइस है, सही मौके पे मैं तुम्हारी सेटिंग करवाती हूँ। परेड को आगे बढ़ाते हुए ये एक शहर में रुकते हैं जहाँ हॉट स्प्रिंग के मजे लेते हैं। स्कारलेट कहती है, टाइम आ गया है उस प्लान को अंजाम देने का। डायना कहती है, क्या ये करना जल्दी नहीं होगा? स्कारलेट कहती है, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। वो सबसे पहले डायना को एक सिंपल कॉमन गर्ल की तरह तैयार करती है और लियो को जाके एक डेट के लिए अप्रोच करने बोलती है, और साथ ही ये भी कि अगर तुम उसे अपनी हिडन साइड दिखाओगी तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा। जो सुन डायना खुशी से झूम उठती है। स्कारलेट तभी खिड़की खोल कहती है, मुझे पता है ये तुम हो ननाका, अंदर आ जाओ। वो कहती है, अब चूंकि तुम ये सुन लिए हो तो दोनों पे डेट के दौरान नजर रखना। डायना हैरान थी ये देख करके कि ये रकुन बोलता भी है। फिर दोनों उसे खिलाने लगते हैं। स्कारलेट ननाका से पूछती है, क्या तुमने हॉट स्प्रिंग के मजे लिए? ननाका कहता है, मुझे हॉट वाटर पसंद नहीं। स्कारलेट कहती है, बढ़िया, फिर तो मैं तुम्हें हॉट वाटर से ही नहलाऊंगी। और ननाका ये सुन भागने लगता है। उससे पहले वो बताता है कि प्रिंस लियो अभी अभी नहा के निकले हैं तो जल्दी कीजिए वरना वो सोने चले जाएंगे। स्कारलेट उसे उसके कमरे में जाने बोलती है और डायना आकर के घबराते हुए पूछती है कि क्या वो उसके साथ शहर में घूमना चाहेगा। लियो यहाँ याद करता है स्कारलेट की बातों को कि डायना भी एक नॉर्मल लड़कियों की तरह लाइफ जीना चाहती है, तो वो अगर कुछ रिक्वेस्ट करे तो उसे मना नहीं करना। और प्रेजेंट में लियो हाँ करता है। स्कारलेट देख खुश होती है कि उसके प्लान का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर वो भी शहर का नाइट आउट व्यू देखने निकलती है। तभी जूलियस उसे आवाज देता है। स्कारलेट कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस किंगडम का सबसे बिजी इंसान यहाँ क्या कर रहा है? जूलियस कहता है, मैं भी अपनी फेवरेट खिलौने के साथ शहर का नाइट व्यू एंजॉय करना चाहता हूँ। स्कारलेट कहती है, मैं कोई व्यू एंजॉय करने नहीं निकली, दरअसल बहुत दिनों से किसी की कुटाई नहीं की हूँ। जूलियस कहता है, माना यहाँ के एडवेंचरर अच्छे नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हारा पंचिंग बैग बन सके। तभी एक हंगामा सुनाई देता है जहाँ एक एडवेंचरर जुए में हारने पे फ्रस्ट्रेशन मर्चेंट के मटकों पे निकाल रहा था। वो शॉपकीपर गिड़गिड़ा रहा था कि ऐसा ना करे, जो देख जूलियस कहता है, लगता है कि मैं गलत था। वो आके मर्चेंट को पैसे दे करके उसके सारे मटकों को खरीद लेता है और पूछता है कि क्या अब यहाँ वो कुछ तूफानी कर सकते हैं। और मर्चेंट कहता है, क्यों नहीं। वो स्कारलेट से कहता है, ब्रिंग द एक्शन। और फिर स्कारलेट उस एडवेंचर के अंतड़ियों में चोट का एहसास करवाती है। इसी टाइम इधर हम लियो को देखते हैं जो इन सब बातों से बेखबर डायना के साथ निकला था। वो उसे गोल्डफिश पकड़ने वाले गेम के पास खींच लाती है, पर उससे एक भी नहीं पकड़ी जाती। लियो को उसमें छोटी स्कारलेट दिखाई देती है और वो उसका हाथ पकड़ करके उन्हें पकड़ने में मदद करता है, जिससे डायना काफी खुश होती है। लेकिन जब उन पकड़ी फिशेस को शॉपकीपर ले जाने को पूछता है तो वो मना कर देती है कि ऐसे तो ये अपने दोस्तों से अलग होकर दुखी हो जाएगी। लियो उससे कहता है, तुम बहुत काइंड हो। और डायना समझ नहीं पा रही थी कि इस बात का वो क्या आंसर करे। खैर, ये और भी कई चीजें घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और आखिर में एक कैट हेडेड शॉप में उन्हें बाय वन गेट वन मिलता है, तो एक वो लियो को पहना देती है। फिर मस्ती में झूमते हुए वो बढ़ रही होती है कि सामने से दो पियाक चले आ रहे थे। लियो उसे खींच के अपने पास करते हुए कहता है, ज्यादा दूर होके नहीं चलो। डायना उसके इस जेस्चर से खुश तो होती है, पर उसे लगता है कि वो उसकी बेबी सिटिंग ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहती है कि मुझे बच्चों जैसे ट्रीट नहीं करो। लियो माफी मांगता है और बताता है कि कैसे उसमें उसे छोटी स्कारलेट की छवि नजर आती है। जो सुन डायना कहती है, अपने शब्द वापस लो, मेरे में उनके जैसा कुछ भी नहीं है। वो काफी कूल और भरोसेमंद है, बल्कि मैं तो एक गांव की अनाड़ी हूँ। लियो उसके सामने बैठ कहता है, ये पूरा सच नहीं है, तुम अभी से ही अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही हो और इस किंगडम की एक दिन ग्रेट सेंट बन के उभरोगी। डायना उससे अपने पावर खोने का सच बताने जा रही थी कि तभी उन्हें हंगामा सुनाई देता है। एक नाइट आकर के बताता है कि लेडी स्कारलेट क्या कर रही है। जो सुन लियो कहता है, ये लड़की भी ना, तुम सेंट डियाना को ले जाओ, मैं उसे लेकर के आया। वहीं इधर डियोस और बाकी नाइट्स भी पेट्रोलिंग पे निकले थे। एक मर्चेंट उन्हें कुछ ऑफर करता है और डियोस पूरा थाल ले लेता है। कैप्टन उससे छीनते हुए कहता है, रखो इसे भुक्खड़, अभी हम ड्यूटी पे है ना। डियोस बेवकूफों की तरह दिखाता है कि वो नाराज है, पर साइड में जाके एक नोट निकाल पढ़ता है जो उसे उसी मर्चेंट से मिला था। सीन हम वेंकिस एम्पायर का देखते हैं जहाँ प्रिंस एल्फेम अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी एक पामिया के चर्च का बंदा आकर के उनकी मदद मांगता है।
कुछ दिनों बाद पामेनिज्म के लोगों में बात चल रही थी कि डायनिज्म के लोगों का परेड कैसे नहीं रोका गया, जबकि ये डिवाइन मिशन खुद गॉडेस पामिया ने दिया था। सब एक दूसरे को दोष दे रहे होते हैं, तभी उनका पोप सार्गन कहता है, चिंता मत करो, जिन्होंने ये किया है उनके बीच हमारा एक जासूस है और वो ही काफी है टाइम आने पे उनसे बदला लेने के लिए। ये सब सिगरेट सुन रहा होता है जो उनके यहाँ नाइट्स बन के जॉब कर रहा था। इधर तीर्थ यात्रा शुरू रहता है। अब प्यूरिफिकेशन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें पहाड़ी पे चढ़ना था, पर डयाना की तो हालत खराब हो जाती है। वो लगती है उन्हें श्राप देने, जिसने भी ये रिचुअल इतना ऊपर रखा है जहाँ सिर्फ पैदल नहीं जाया जा सकता है। स्कारलेट उसे इनकरेज कर रही होती है, पर उसे कहाँ हिम्मत मिलने वाला था। तभी लियो आकर के उसका हाथ पकड़ कहता है कि अगर वो सही में थक गई है तो हम सभी यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। डयाना इतनी लाल पड़ जाती है कि कहती है, नहीं, मैं तो अभी पूरा पहाड़ 2 बार चढ़ उतर सकती हूँ। इधर कैप्टन अपने सैनिकों को सुना रहा होता है कि तुम्हें तो सबसे आगे होना चाहिए आलसियों, कैसे जवान हो तुम सभी, क्या ऐसे रक्षा करोगे सेंट का? पर स्कारलेट आकर के कहती है, ऐसा नहीं है, इस पहाड़ी पे जहाँ खाली बदन लेकर के चढ़ना मुश्किल है, ये आर्मर्स और वेपन्स लेकर के बढ़ रहे हैं और मुझे यकीन है समय आने पे ये सेंट के बचाव के लिए जरूर खड़े होंगे। सभी सैनिकों में स्कारलेट की बात सुन गजब की ऊर्जा आ जाती है और सभी उसे गॉडेस कह के एडमायर करते हैं। उनके जाने के बाद जूलियस आकर के कहता है, तुम सैनिकों के सामने कितनी काइंड हो जाती हो। स्कारलेट कहती है, अगर आप मुझे विलेनेस समझते हैं तो इस चीज को आप मैनिपुलेशन का भी नाम दे सकते हैं। जूलियस कहता है, वही तो, वरना कौन बिलीव करेगा कि मैड डॉग नोबल वुमेन कही जाने वाली लड़की अंदर से एक प्योर काइंड हार्टेड है। स्कारलेट यहाँ जूलियस का भी निक नेम रख देती है। तभी डियोस बीच में आकर के कहता है, लेडी स्कारलेट, आप प्रिंस के साथ काफी चीयरफुल दिखती हैं। स्कारलेट कहती है, तुम भी बाकी नाइट्स के मुकाबले काफी एस्थेटिक लग रहे हो। डियोस कहता है, आपको पता है ये जंगल पहाड़ मेरे लिए बैकयार्ड जैसा है, क्योंकि मैं हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ हूँ। स्कारलेट कहती है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। डियोस अब लगता है अपने ड्रामा दिखाने कि आप मुझे और बताओ कैसे मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ। इसी समय एक मक्खी आकर के स्कारलेट के आसपास घूमने लगती है। जूलियस समझ जाता है कि अभी यहाँ क्या होने वाला है। वो बाकियों से कहता है कि उन तीनों की फिक्र किए बगैर आगे बढ़ते रहे। इधर डियोस स्कारलेट से एक चांस मांगता है ये दिखाने का कि वो कितना अट्रैक्टिव पर्सन है, पर स्कारलेट का सारा ध्यान तो उस तंग कर रही मक्खी पे था और जैसे ही वो डियोस की तरफ जाती है, स्कारलेट एक विंड मैजिक मारती है जिससे दोनों मक्खा मक्खी उड़ गए थे। कुछ देर बाद ये सभी पहाड़ी पे अपना कैंप लगाते हैं जहाँ क्रिस्टल बैरियर था। तभी लियो देखता है स्कारलेट चेंज करने सेंट के टेंट में जा रही है। वो उसे टोकता है कि ये गलत टेंट है, तो स्कारलेट कहती है, मैं सही टेंट में जा रही हूँ क्योंकि मैं भी एक सेंट हूँ। ये सुन लियो हैरान होता है। तभी मेड्स स्कारलेट के लिए सेंट का ड्रेस ला के देती है। अब लियो हैरानी में स्कारलेट से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? स्कारलेट प्रिंस जूलियस के हंस लेने का वेट करती है क्योंकि लियो के हैरान भरे चेहरे को देख करके उसकी हंसी हमेशा छूट जाती है। फिर वो परमिशन देता है स्कारलेट को नेशनल सीक्रेट रिवील करने का। स्कारलेट एक्सप्लेन करती है कि तीसरे सेंट के बाद से किंगडम में 2 सेंट होने लगी जो साथ मिलकर के काम करती थी। एक क्रिस्टल प्यूरिफिकेशन का काम करती तो दूसरा बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने का। और अब चूंकि डयाना अपनी पावर्स खो चुकी है तो दोनों मुझे ही करने होंगे। वो सेंट के कपड़े डालती है और अपने क्रोनोवा पावर से टाइम को रिवर्स करके सारी इम्प्योरिटी साफ कर देती है जो क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब कर रखा था। जूलियस लियो को बताता है कि समय के बहाव को आगे पीछे करना ये सबसे रेयर ब्लेसिंग्स में से एक है, इसीलिए ये सीक्रेट रखना कि वो एक सेंट है नेशनल ड्यूटी बन जाती है। लियो अब समझ जाता है कि क्यों रॉयल फैमिली उसकी बहन को अपने यहाँ शादी करके रखना चाहते हैं। प्यूरिफिकेशन रिचुअल होने के बाद जब स्कारलेट लौट आती है, डयाना कहती है, आप सही में कमाल हो। स्कारलेट पूछती है, क्या बात है, मुझसे बताओ। डयाना कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही। स्कारलेट कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारी पावर मैं वापस ला के रहूंगी। इन्हें दूर से डायोस छुप के देख रहा होता है। उसी रात जूलियस को सिगरेट का लेटर मिलता है जो पोप सार्गन के बारे में था। अगले दिन ये सफर में आगे बढ़ते हैं जहाँ जूलियस स्कारलेट से ऐसे सर से पैर तक ढके होने का कारण पूछता है। स्कारलेट कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाएं जिससे मैं किसी को धो ना सकूं। जूलियस कहता है, चिंता मत करो, बस कुछ ही देर में हम जिस शहर में पहुंचेंगे वहां हमारा वार्म वेलकम होगा। पर जब वो शहर पहुंचते हैं, लोग तीर्थयात्रियों को देख करके अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। स्कारलेट जूलियस से कहती है, ये कैसा वार्म वेलकम है? जूलियस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ का मेयर आ कहता है, साइमन गो बैक। जूलियस पूछता है, ये सब क्या है मेयर? तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी डयाना कोई सेंट नहीं है, उसमें पावर्स ही नहीं है।
और तुम सभी होली परेड निकाल के शहर दर शहर चंदा वसूलने का धंधा बना लिए हो। नाइट्स का कैप्टन कहता है, हम बस स्मॉल डोनेशन लेते हैं, ऐसी बातें नहीं कीजिए। लियो भी कहता है, हाँ, और तुम्हें अच्छे से पता है अगर उस क्रिस्टल स्टोन और उस बैरियर की देखरेख नहीं की जाएगी तो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री पता होगी तुम्हें। मेयर कहता है, हाँ, पर अब हमें किसी से कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारी अपनी गॉडेस हैं जिनकी सेंट भी हमारे साथ है। और वो उसे रिवील करता है जो टेरेसा होती है। वो स्कारलेट को देख कहती है, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। स्कारलेट कहती है, हाँ, नाक ठीक है ना तुम्हारी। ओए, हमारी गॉडेस से इज्जत से बात करो। स्कारलेट पूछती है, ये चूजा कौन है। जूलियस कहता है, ये पोप सार्गन का बेटा है, पर तुम इसे नहीं पहचान पाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल इसकी शक्ल ही अपने बाप से नहीं मिलती है। तभी टेरेसा कहती है, बस बहुत हुआ। वो कुछ पाउडर ब्लो करती है जिससे उसके सभी गार्ड्स उसके चार्म के दीवाने हो जाते हैं। जूलियस तुरंत से सभी को ऑर्डर देता है नाक बंद करने। स्कारलेट पूछती है, क्या इससे ही तुमने कायल को अपने वश में किया था? क्योंकि वो जैसा भी था इतना गधा तो नहीं होगा जो पब्लिकली अपना एंगेजमेंट कैंसिल करेगा। टेरेसा कहती है, ओ, क्या वो तुम्हें पसंद था? वैसे भी तुम उसे ही डिजर्व करती थी। स्कारलेट सिंपली पूछती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारा ये डर्मिकुल लड़कियों पे भी असर करता है? टेरेसा कहती है, अगर वो गे हुआ तो करेगा, बस मुझे इतना ही जानना था। और फिर अपने वो थोड़े हाथ पैर खोलने लगती है। टेरेसा ऑर्डर देती है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, रोको उसे। स्कारलेट अपने सैनिकों की तरफ से पाउडर का इफेक्ट हटाती है, पर पोप का लड़का उसके स्पेल को कैंसिल कर सभी के साथ मिलकर के स्कारलेट को चेन में बांध देता है। वो कहता है कि पिछली बार पिटाई खाने के बाद इतना तो अकल आ ही जाएगा ना कि तुम्हें कैसे पकड़ सकते हैं। स्कारलेट कहती है, ओ सही में, देखो तुम्हें निकल नहीं पा रही। वो कहती है, तुमसे पहले मुझे मेरी कमजोरी का पता चल चुका था। ये कहते हुए वो चेन तोड़ती है। दरअसल उसका इयररिंग्स एक मैजिकल आइटम होता है। फिर क्या था, एक एक करके स्कारलेट फिर से सभी को पीटना शुरू कर देती है। जो भी आ रहे थे बस इधर उधर फेंकाए जा रहे थे। टेरेसा ये सब देख अपने डोमिनेटिंग बॉडीगार्ड को उसे लड़ने भेजती है, पर स्कारलेट उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर उसे एक लात रख के देती है, जिससे टेरेसा भी गिर गई थी। फिर वो उसके करीब आ कहती है, मेरे हाथ से रहा न जाए, तेरा चेहरा जब जब नजर आए। वो पंच करने वाली होती है कि एक मैजिकल स्पेल उसे रोक देता है। स्कारलेट ये देख हैरान होती है क्योंकि ये तो सेंट डियाना की पावर्स थी। तभी डियोस डियाना पे चाकू पॉइंट कर देता है। कैप्टन उसे कहता है, ये क्या कर रहा है, फिर से तुझे दौरा पड़ रहा है क्या? डियोस चाकू को और करीब ले जाते हुए कहता है, आज नहीं कैप्टन। वो रिवील करता है खुद को पामिया चर्च का जासूस बता करके। सभी उसे गद्दार कहते हैं, पर उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो एक हाथ ले एक हाथ दे ऑफर करता है। स्कारलेट टेरेसा को छोड़ देती है और डियाना को भी लियो अपने पास सेफ कर लेता है। इसके बाद टेरेसा डायोस के साथ जाते हुए कहती है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मुझे इस बार पंच नहीं कर पाई? उनके जाते ही टू मच पावर यूज करने की वजह से स्कारलेट बेहोश होकर गिरने लगती है, जिससे आकर के जूलियस संभालता है और उसे कुछ दिन आराम करने बोलता है कि यहाँ से अब तुम मुझे संभालने दो। स्कारलेट बड़बड़ाते हुए कहती है, और आखिरी पंच मेरे लिए छोड़ देना। अपने सपने में वो खुद को सफेद बादलों के बीच पाती है। तभी उसे गॉड ऑफ टाइम कोर्नोवा आवाज देते हैं। स्कारलेट झुक के शुक्रिया अदा करती है उसे ब्लेसिंग देने के लिए। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे चीजों के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करते देखा है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहा। मैं चाहता हूँ कि तुम डियाना की खोई पावर्स लाओ जो अब गॉडेस पामिया के पास है। फिर वो थोड़ी पीछे की कहानी बताते हैं कि कैसे गॉडेस पामिया उसके प्यार में पागल थे, पर इसके साथ साथ उसके अंदर जेलिसी भी थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब मैं ह्यूमंस को ब्लेसिंग्स देता था, और जब मैंने तुम्हें और डियाना को ब्लेसिंग दी वो उन्हें छीन लेने की कोशिश की। पर क्योंकि गॉड डायरेक्ट ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते तो उसने एक बॉडी तैयार किया और ह्यूमन वर्ल्ड से एक सोल निकाल करके उसमें डाला, और ऐसे टेरेसा का जन्म हुआ था। और अब वो उसके सहारे ही इंटरेक्ट करती है। उसका मकसद है तुम्हें और डियाना के किंगडम में बुरी आदतें बुरी चीजें भर के बर्बाद कर देना। स्कारलेट कहती है, ये गॉडेस तो लात खाने वाला काम कर रही है। कोर्नोवा कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। वो उसे एक पॉकेट वॉच देते हैं जिसका यूज करके टेरेसा से डियाना की पावर्स निकाली जा सकती है। फिर वो उसे एक और ब्लेसिंग देते हैं उसकी पावर को मैक्स करके, जिससे उसके सिल्वर हेयर से ब्लैक धब्बे भी चले गए थे। स्कारलेट पूछती है, क्या मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर सकती हूँ? और कोर्नोवा तुरंत से कुछ करप्ट नॉवेल्स के शकल जैसे पंचिंग बैग समन करते हैं। स्कारलेट कहती है, थैंक्स, और अब मैं इसे रियल लाइफ में यूज करने को काफी एक्साइटेड हूँ। सीन शिफ्ट होता है 7 साल पहले, जब हम डियाना को देखते हैं अपनी सहेली से झगड़ा करके उसे जीभ चिढ़ाते हुए। उसी रात उसकी मॉम उसे एक सेंट की स्टोरी सुना रही होती हैं, जो उसे काफी इंस्पायरिंग लगता है। वो सोचती है, क्या मैं इतनी काइंड बन पाऊंगी जो दूसरों को हर हाल में प्रोटेक्ट करे? मैं तो अपनी दोस्त से ही झगड़ा करती हूँ। उसे नींद आती है और सपने में उसे एक मेडन कुछ पावर्स देती है।
अगली सुबह वो देखती है कि उसके हाथों से कुछ ग्लो कर रहा है। वो आके सभी को बताती है कि मैं सेंट बन गई हूँ। सभी कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ जाके ब्रश कर लो। नहीं यकीन हो रहा ना, रुको अभी दिखाती हूँ। और ऐसे सभी को पता चला कि उसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर आकर के प्रे करने लगे। डयाना इन सभी अटेंशन से खुश नहीं थी कि तभी वो अपनी उसी सहेली को देखती है और उसके पास आकर के माफी मांगती है। लेकिन वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके दोस्ती के लायक नहीं हूँ। और उस दिन के बाद से एक साधारण लड़की की लाइफ खत्म हो गई। डायनिज्म के लोग आकर के रिक्वेस्ट करते हैं उनके साथ चलने को। वो नहीं जाना चाहती थी, पर मानवता की रक्षा के लिए उसे जाना ही पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि इससे पहले जो सेंट डयाना थी वो गुजर गई हैं और अब उसे ही किंगडम को प्रोटेक्टेड रखना है। डयाना सोचती है कि इन्हें भी बस मेरी पावर्स ही चाहिए। वहाँ पहुँच वो पहली बार स्कारलेट से मिलती है। दोनों साथ में मिलकर के सीखते हैं और काम करते हैं। एक रात डयाना कहती है दीदी आप हर चीज में इतनी परफेक्ट कैसे हो, बल्कि मैं तो अपनी सेंट पावर्स के बिना कुछ भी नहीं हूँ। स्कारलेट कहती है ऐसा नहीं है, तुम जब हंसते खेलते हुए अपना काम करती हो ना तो लोगों को वो भी अच्छा लगता है, और वो कोई सेंट पावर्स तो नहीं है ना। उसके समझाने के बाद भी डयाना अंदर से खुश नहीं थी। वो सोचती है कि क्या सही में सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। प्रेजेंट में सिगरेट आकर के बताता है कि प्रिंस जूलियस तुमसे मिलना चाहते हैं। वो अंदर आती है और स्कारलेट को अभी भी बेहोशी की हालत में ही देखती है। तभी जूलियस अंदर आता है और उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है। डयाना कहती है तो आपको पता चल गया कि मैं भी डियोस के साथ मिली हुई थी। जूलियस कहता है हाँ, हाई रैंक के पामनिज्म वाले लोगों ने बताया कि तुम पिछले 1 साल से उन्हें डायनिज्म के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रही थी। डयाना कहती है तो क्या आप मुझे भी अरेस्ट करेंगे? जूलियस कहता है नहीं, ये धर्म का मामला है जिससे किंगडम में दंगे शुरू हो सकते हैं, और अगर स्कारलेट जगी होती तो वो भी ऐसा कुछ नहीं होने देती। पर मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि तुमने ऐसा किया क्यों? जैसे ही डयाना कुछ बोलने जाती है उन्हें काफी तेज चमकीली रोशनी दिखाई देती है और पता चलता है कि टेनेजा ने एक क्रिस्टल बैरियर को तोड़ दिया है। ननाका यहीं खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। वो बताते हैं कि फाल्कोनिया एम्पायर इस मिशन में हमारे साथ हैं, पर वेंकिस की तरफ से हमें कोई खबर नहीं मिली। दूसरा कहता है चिंता नहीं करो, वेंकिस और पेरिस्टियन सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए उन पे जब हमला होगा तो मदद नहीं करेंगे। ननाका ये सब सुन भागता है सभी को इन्फॉर्म करने, पर टेनेजा उसे सेंस कर लेती है और वो पकड़ा जाता है। इधर लियो बताता है कि क्रिस्टल बैरियर टूट जाने से सैकड़ों मॉन्स्टर सतह पर आ रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जूलियस सारे सिटीजन को दूसरे तरफ शिफ्ट कराने बोलता है और सैनिकों को सारे फोर्सेस के साथ तैयार रखने के लिए। तभी सिगरेट आकर के बताता है कि एल्ड्रेन और फाल्कोनिया ने एक साथ मिल करके हमारे खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया है, आपको अभी जल्दी पेरिस्टियन किंगडम चलना चाहिए। जूलियस कहता है ठीक है, माना सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, पर हम संभाल सकते हैं। वो लियो को यहाँ की जिम्मेदारी देकर के जाता है। ये सब इधर डयाना खिड़की से देख रही होती है कि बाहर कितना केओस मचा हुआ है। वो कहती है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उन्हें ही धोखा दिया, क्यों? तभी डियोस आकर के कहता है अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। डयाना गुस्से में उसे यहाँ से जाने बोलती है कि वो अब उसका कोई काम नहीं करेगी। डियोस कहता है तुम बस अपने उस मिशन से थोड़ी ही दूर हो। डयाना याद करती है कि उसने क्यों सबको धोखा दिया। जब अचानक से वो अपना सेंट पावर्स खो दी थी, सभी प्रीस्ट कहने लग गए कि ये तो बेकार है, काश हमें कोई दूसरी सेंट जल्दी ही मिल जाए। डयाना काफी गुस्सा होती है, अपना स्टाफ तोड़ने बढ़ती है, पर तभी डियोस आकर के खुद को नए नाइट की तरह इंट्रोड्यूस करता है। वो ऑफर करता है कि वो उसकी पावर्स को वापस ला सकता है। फिर वो गॉडेस पामिया के बारे में बताता है जिनकी मदद से उसकी पावर्स वापस आ सकती है। डयाना यहाँ अब खुद को लेकर डरी और कंफ्यूज्ड थी। डियोस कहता है बस इसके बदले तुम्हें 1 साल तक डायनिज्म की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है। दूसरों की नजर में फिर से उठने के लिए डेस्परेट डयाना उससे कहती है वादा करो कि इस चीज के इस्तेमाल किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं होगा। प्रेजेंट में डियोस कहता है यहाँ तक आके अब तुम ना कहोगी तो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनेगा। डयाना कहती है भाड़ में जाओ, मैं अब उन्हें धोखा नहीं दूंगी जो मेरी केयर करते हैं। मैं भी अब दूसरों की नहीं बल्कि खुद की नजरों में बेहतर बनना चाहती हूँ, बिल्कुल दीदी स्कारलेट की तरह। डियोस ये सुन कहता है अच्छा तो चलो पहले तुम्हारी दीदी को ही हमेशा के लिए सुला देते हैं। डयाना अपना चाकू निकाल कहती है इनसे दूर रहो। डियोस कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इधर स्कारलेट कुछ सेंस करती है और डियोस अगले ही पल उड़ते हुए फेंका जाता है। इस तरह से उठ के अच्छा लग रहा है। इधर जूलियस जाते हुए सिगरेट से कहता है हमारा किंगडम वार के चपेट में है, ये जानकर के कहीं वेंकिस भी हम पे हमला न कर दे, हमें पहले उनसे बात करनी होगी। तभी उनके सामने एक ड्रैगन राइडर जिन आता है वेंकिस एम्पायर का लेटर लेकर के जो प्रिंस एल्फेम ने भेजा था। दूसरी ओर होली नाइट डियोस से कहते हैं एक बार इन मॉन्स्टर से निपट लें फिर तेरी खबर लेते हैं बच्चे। डियोस कहता है
मैं भी आता हूँ ना मदद करने, कोई मेरे दिल की भी तो सुनो। तभी स्कारलेट यहाँ आती है और डेयोस कहता है, ओह हाय, सॉरी, बाय। स्कारलेट उसे भागने से पकड़ लेती है और कहती है, मुझे एक बात जाननी है। जब डयाना उस परेड में गिर रही थी, मैंने नोटिस किया कि तुम पहले शख्स थे जो उसकी मदद के लिए बढ़ रहे थे। ये चीज मुझे ठीक वैसा ही लगा जैसा मेरा भाई लियो मेरे लिए केयर करता है। डेयोस कहता है, आप सही में स्मार्ट लेडी हो। दरअसल डयाना मेरी सौतेली बहन है। मैं एल्फ माँ से हूँ, लेकिन हमारे डैड सेम है। उस दिन मैं उस इंसान को पीटने आया था जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया, पर वहाँ मैंने क्यूट सी एक लड़की को देखा। उसे उस इंसान के साथ इतना चीयरफुल और खुश देख करके मैंने अपने बदले की भावना छोड़ दी। पर मुझे जब पता चला कि वो अपनी पावर्स खोने की वजह से काफी परेशान रहने लगी है, तो मैंने टेर्निजा से समझौता किया उसकी पावर्स लाने में मदद करने के लिए। पर अब मेरी क्यूट सिस्टर को उसकी पावर्स चाहिए ही नहीं, तो मैं अब उन पामनिज्म वालों को भी धोखा देने वाला हूँ। वो स्कारलेट को एक लेटर देता है जिसमें पामनिज्म के कुछ सीक्रेट्स थे, पर स्कारलेट उसे बिना ओपन किए ही फाड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है, एक कागज के टुकड़े पर मैं भरोसा करूंगी? तुम्हारे मुंह से बोली गई 1000 झूठ उसके सामने कम है जो तुमने दिल से एक बार सच बोल दिया। डेयोस के पास आने से पहले डयाना उसे पहले ही बता देती कि क्यों उसने ऐसा किया। स्कारलेट कहती है, तुमने फिर भी अपने लोगों का विश्वास तोड़ा है और तुम्हें उन सबसे माफी मांगनी चाहिए, और वो जो सजा दे तुम्हें स्वीकार करना होगा। डयाना कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी, अब मैं खुद से नहीं भागूंगी। प्रेजेंट में स्कारलेट सोचती है वो इस घोंचू के सोच से ज्यादा ताकतवर है। इधर शहर में लियो अपनी पावर से मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बढ़ते देखता है। लोग शहर खाली करने में लगे थे और डयाना छोटे बच्चों को चुप करवा रही होती है। लियो आखिरी अनाउंसमेंट करवाता है, जल्दी करो, सूर्यास्त से पहले हमें शहर खाली करना होगा। रात में ये लोग फिर कैंप लगा करके रुके होते हैं। स्कारलेट थोड़ी देर अकेले में उन सभी चीजों को सोचती है जो गॉड ने उससे कहा था। उसे भी शहर पर होने वाले खतरे का आभास होता है। तभी वो गॉड क्रोनोवा के दी गई वॉच को देखते हुए सोचती है, मुझे डयाना की पावर्स भी वापस लानी है, पर उससे भी पहले मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तभी अचानक जूलियस झाड़ियों के पीछे से सामने आ जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रिंस? आपको तो कैपिटल में होना चाहिए था। जूलियस कहता है, मैं कैपिटल गया था, कुछ जरूरी काम निपटाया और फिर वापस तुमसे मिलने आ गया। क्या मेरे साथ कैच कैच खेलोगी जिससे मूड हल्का हो सके? स्कारलेट को उसकी बातें अजीब लगती हैं। वो कहती है, आपने काफी मेहनत की होगी, क्या आपकी सर सहला दूं? ये सुनते ही जूलियस के कान पपीज जैसे निकल आते हैं, लेकिन तुरंत ही गायब हो जाते हैं जब वो स्कारलेट से कहता है कि वो कोई पालतू कुत्ता थोड़ी है जो सर पर हाथ फेरने से खुश हो जाएगा। स्कारलेट के लिए इतना इशारा ही काफी होता है ये जानने के लिए कि ये कोई बहरूपिया है। वो कहती है, अरे एक और जूलियस। जैसे ही वो मुड़ता है वो उसके सर पर एक टप्पा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये और कोई नहीं, ननाका होता है। वो समझ जाती है कि ननाका को टेर्निजा कंट्रोल कर रही थी। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेती है, खुश होते हुए कि वो आखिरकार सही सलामत वापस आ गया, और सोचती है कि आज तो तुम मेरे हाथों से मर ही जाते। जब वो लोग गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, ननाका स्कारलेट की गोद में होश में आता है। वो हैरान होता है कि क्या चल रहा है। तभी स्कारलेट को देख वो तुरंत अपनी मिशन में नाकाम होने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि कैसे पामियंस दुश्मन देशों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। लेकिन स्कारलेट उसे दुलार करते हुए कहती है, तुम रिलैक्स रहो, मुझे सब पता है। वो उसे बताती है कि हम इसी बारे में बात करने के लिए एक स्ट्रेटजी मीटिंग में जा रहे हैं। और स्कारलेट ये सोच खुश होती है कि अगर जंग हुई तो उसे कितने बुरे लोगों को पीटने का अवसर प्राप्त होगा। स्ट्रेटजी मीटिंग शुरू होती है और जूलियस बताता है कि कैसे पेलेस्टियन किंगडम चारों तरफ से ताकतवर देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में फाल्कोनिया, पश्चिम में एल्ड्रेंड, पूरब में वेंकिस और दक्षिण में लिंडबर्ग। स्कारलेट जानती है कि ये सब देश पैलेस्टीन से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अब तक शांति बनी हुई थी। जूलियस बताता है कि जैसे ही पैलेस्टीन किंगडम का प्यूरिफिकेशन सर्कल तोड़ा गया, फाल्कोनिया और एल्ड्रेंड ने जंग का ऐलान कर दिया, और उसके साथ साथ हमें उन बैरियर से आ रहे मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड का भी सामना करना है, जो लगभग 50,000 होंगे। कैप्टन कहता है कि उनसे लड़ने के लिए तो पूरी रॉयल आर्मी चाहिए होगी। जूलियस बताता है कि मॉन्स्टर्स सीधा कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, बिना कहीं और तबाही मचाए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें गाइड कर रहा हो। वहीं फाल्कोनिया और एल्ड्रेंड की सेना बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हमला शुरू नहीं किया है। वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारी सेना मॉन्स्टर से लड़कर थक जाए, ताकि वो कमजोर हालत में पा करके हमला कर सकें। ये चीज रियलाइज कर सबके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। तभी जूलियस कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पड़ोसी देश ने मुझसे कांटेक्ट किया है
वो पेलिस्टियन की मदद करना चाहते हैं। वो प्रिंस एल्फेम और उसके असिस्टेंट जिन को बुलाता है और बताता है कि उन्होंने पेलिस्टियन और वेंकिस के बीच अलायंस किया है। ये देख करके सब हैरान रह जाते हैं। लियो तुरंत इस चीज का विरोध करता है कि जिस आदमी ने गॉडविन को भड़काया और गंदे कारनामों से हमारे किंगडम को अंदर से खोखला करना चाहा, उसके साथ अलायंस कैसे हो सकता है। मीटिंग में मौजूद कई और लोग भी लियो के बात से सहमत होते हैं और जूलियस को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचने को कहते हैं। तभी स्कारलेट कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रिंस जूलियस ने अच्छे से सोच करके ये फैसला किया होगा। लेकिन जूलियस, आपको इसका भी जवाब देना होगा कि जिस किंगडम ने हमें नुकसान पहुंचाया उसके अलायंस को क्यों माना जा रहा है। तभी एल्फेम सीट लेते हुए स्कारलेट को एक आंख मारता है और वो गुस्से से भर आती है। जूलियस बोलता है कि वो सभी के जज्बातों और चिंताओं की कदर करता है, लेकिन वो वेंकिस एम्पायर के साथ अलायंस का ऑफर ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी दूर के दोस्त से ज्यादा काम पास के दुश्मन आ जाते हैं। वेट, दुश्मन तो हम अब भी हैं, क्योंकि वेंकिस एम्पायर पैलेस्टीन की मदद नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ मैं अकेला आपकी मदद करने वाला हूँ। वो हंसते हुए पूछता है कि क्या वो सभी इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें लगा वेंकिस एम्पायर पूरी सेना भेजेगी। गुस्से से सिगरेट कहता है, बोलिए तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं जूलियस। नहीं, पहले इसकी पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आराम से मारेंगे। लेकिन स्कारलेट इतनी सबर वाली नहीं होती और तुरंत अपने ग्लव्स टाइट करके एल्फेम को एक मुक्का रख के देती है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो अलायंस बनाने वाले को ही पीट दी। तभी जिन कहता है, मुझे पता ही था कि ये बोक्का आज पीटेगा, इसलिए मैं खुद इसका नेगोशिएटर बनकर आया हूँ। वो बताता है कि दरअसल बात यह है कि वेंकिस एम्पायर में गद्दी विरासत में नहीं मिलती, बल्कि हर पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा राजा बनता है, जिसके लिए होती है एक मौत तक की जंग। हाँ, पर मैं किसी से भी 1v1 में नहीं हारता, चाहे बात बैटल की हो या कस्टम की। लेकिन गद्दी की लड़ाई के लिए शायद मुझे 1v49 करना पड़े। जूलियस को अब उसके इरादे समझ आ रहे थे। तो क्या तुम पैलेस्टीन की मदद इसलिए कर रहे हो ताकि बाद में गद्दी के लिए लड़ते वक्त हम तुम्हारा साथ दे सके? अरे कितने स्मार्ट हो आप, ऐसी थोड़ी स्कारलेट आप पे फिदा है। जूलियस पूछता है, और तुम छुटको आखिर हमारी क्या ही मदद कर पाओगे, खबर बस आती ही होगी। एक नाइट आकर के बताता है कि आसमान में हजारों ड्रैगन्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। एल्फेम सबको शांत रहने को कहता है और बताता है कि ये सभी रेड स्काई ड्रैगन्स हैं, जो वेंकिस एम्पायर की सबसे एलीट एयरफोर्स मानी जाती है। और मजे की बात बताऊं, ये लोग आसानी से 50,000 मॉन्स्टर्स की सेना को खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। अरे मैंने सुना है ये कमाल के फाइटर्स होते हैं। जूलियस एल्फेम से पूछता है कि क्या उसे पूरा भरोसा है कि उसकी सेना अकेले मॉन्स्टर से निपट लेगी। अरे हाँ, ये रोजाना डीमन कॉन्टिनेंट से आने वाले भयानक उड़ते हुए मॉन्स्टर से लड़ा करते हैं। पैलेस्टीन के उन सैनिकों जैसे कमजोर नहीं है जो प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर रह करके खुद को काबिल समझते हैं। जूलियस मानता है कि हाँ, हमारे सैनिक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स बातचीत या समझौता की भाषा नहीं समझते। और सेना युद्ध के लिए नहीं ताकतवर बनाई जाती, बल्कि इसलिए बनाई जाती है ताकि वो उन्हें बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सके और बिना लड़े ही जंग को खत्म किया जा सके। एल्फेम पूछता है, तो क्या वो बाकी तीनों पड़ोसियों देश से भी बातचीत करने का प्लान बना रहे हैं? जूलियस बताता है कि लिंडरबर्ग को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है और उन्होंने कहा है कि वो इस जंग को सिर्फ दूर से ही देखेंगे। बाकी दो देशों के बारे में वो एल्फेम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है जो मदद कर सके। एल्फेम समझ जाता है कि जूलियस ने यह नोटिस कर लिया होगा कि रेड स्काई ड्रैगन्स ने अब तक नॉर्थ से चक्कर लगा करके जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। मैं तुम्हारे इस सिचुएशन में भी कामनेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच को समझ इम्प्रेस हुआ। लेकिन जूलियस बताता है कि ये बात तो मुझे जिन ने बताई थी। एल्फेम हैरान होता है तो जिन कहता है, हाँ बे बोक्का, तो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करता है। मैंने अलायंस को कामयाब बनाने के लिए पहले ही ग्राउंड वर्क कर दी थी और जूलियस को जानकारी दे करके उसका भरोसा जीता। एल्फेम कहता है, हाँ ये भी अच्छा आइडिया था। ननाका धीरे से स्कारलेट से कहता है कि एल्फेम तो जिन की बदतमीजी पर भी गुस्सा नहीं हुआ, वो शायद एक काइंड लीडर है। स्कारलेट कहती है, वो बस एक अजीब पागल इंसान है। तभी एल्फेम खड़ा होकर के बताता है कि उन्होंने नॉर्थ के जंगल में फाल्कोनिया की सेना देखी है। उनके साथ कुछ एल्फ्स और बीस्ट फोक्स भी थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। वो कहता है कि वो इतनी कम संख्या थी जैसे कि उनकी कोई मेन आर्मी नहीं है, बल्कि कोई स्काउटिंग टीम है। जूलियस इस इंफॉर्मेशन पे कहता है कि फाल्कोनिया कभी भी अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए तो अटैक्स नहीं करते। मुझे पूरा यकीन है कि कोई और चीज उन्हें हम पर हमला करने के लिए भड़का रही है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि फाल्कोनिया को बातचीत से मनाया जा सकता है, और अगर फाल्कोनिया पीछे हट जाए तो इस चीज को दिखा करके हम एल्ड्रेंड से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर वो सोचता है कि फाल्कोनिया के पास बातचीत के लिए किसको भेजा जाए। वो डायोस की तरफ देखता है और कहता है कि वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है और चुपके से दुश्मन के कैंप में घुसने में भी काफी माहिर है, तो वही इसके लिए सही रहेगा। मैं भी जाऊं क्या? क्योंकि मेरे कुछ परिवार के लोग भी शायद इनकी सेना में हों और मुझे पता है कि वो लड़ाई पसंद नहीं करते।
इसलिए मैं उन्हें पीछे हटने के लिए मना सकता हूँ। जूलियस इस पर सहमत हो जाता है और घोषणा करता है कि डायोस और ननाका फाल्कोनिया की सेना के पास जाकर के बातचीत करेंगे। मीटिंग यही खत्म होती है। मीटिंग के बाद स्कारलेट देखती है कि डायोस और ननाका इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि कौन से रास्ते से जाया जाए। वो उन्हें इग्नोर करती है और सिगरेट के पास जाती है, जो नाइट्स के ग्रुप को समझा रहा होता है जो एल्ड्रेंड के हमले की स्थिति में फ्रंट लाइन पर जाने वाले हैं। स्कारलेट अपनी खूबसूरती और शालीनता से उन सबको प्रभावित कर देती है और नाइट्स अपनी तलवारों पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि वो अपने किंगडम की रक्षा करेंगे। स्कारलेट मुस्कुरा करके कहती है कि वो भी अपने मुक्कू की कसम खाती है कि उस किंगडम को बचाएगी। इतना क्या, वो अपने पेट रेक्स पर बैठती है और सेना के ऊपर से उड़ जाती है। लियो घबरा जाता है कि अब ये कहाँ चली, जबकि जूलियस सिर्फ हाथ हिला करके उसे बाय करता है। स्कारलेट जल्द ही रेड स्काई ड्रैगन्स के कैंप में पहुंच जाती है, जहां 2 गार्ड तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्कारलेट शांत तरीके से उन्हें ग्रीट कर अपना इंट्रो देती है और एल्फेम से मिलने की बात करती है। वो गार्ड्स उसका नाम सुन ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके बीच स्कारलेट ऐसे फेमस है जैसे वो एल्फेम से शादी करने वाली है। इतना तक तो कम था, पर ये सुनते ही स्कारलेट और ज्यादा गुस्से में जाती है जब गार्ड्स कहते हैं कि ये ड्रैगन रेक्स ही तो एल्फेम का शादी का दिया तोहफा है। तभी एल्फेम वहां जाता है और स्कारलेट रेक्स को हुक्म देती है कि जरा इस दूल्हे को हल्के आंच पर पकाना तो। रेक्स तुरंत से आग उगलता है और एल्फेम पर फ्लेम ब्रेथ छोड़ देता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा उसके सैनिक स्कारलेट की हिम्मत और डेयरिंग को देख करके कहते हैं, हमारी रानी कितनी सॉलिड है ना। खैर, एल्फेम सबको लड़ने के लिए तैयार होने का हुक्म देता है और स्कारलेट से कहता है कि वो उसका जलवा देखने के लिए बेचैन है। ड्रैगन राइडर्स जल्द ही मॉन्स्टर ग्रुप तक पहुंच जाते हैं और स्कारलेट एक ग्रुप चुनती है जिसे वो पीटने वाली होती है। ये कितने पंचेबल लग रहे हैं और उन्हें पीटते हुए नाचते हुए पीटना शुरू कर देती है। तभी एल्फेम आकर के पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है। हाँ, पर मुझे गंदी शक्ल से भी ज्यादा मजा गंदी सोच रखने वाले लोगों को पीटने में आता है। तभी कुछ ड्रैगन राइडर्स दौड़ते हुए आकर के बताते हैं कि उनका सामना एक बड़े से पिग मॉन्स्टर से हो गया है, जिसने उनमें से एक को बंदी भी बना लिया है। स्कारलेट सोचती है, अब होंगी ना मैं सेटिस्फाइड, गंदी शक्ल के साथ साथ गंदी सोच वाला जो मिल गया है। एल्फेम उसे उस जाइंट पिग मॉन्स्टर के पास ले आता है, जो छोटे पिगीज के ग्रुप का लीडर है। स्कारलेट पहले बड़े पिग के मम्मी का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इस सुअर के बच्चे को पैदा किया ताकि तू आज मेरे मुक्का खा सके। ये सुन करके वो सुअर गुस्सा हो जाता है। वो स्कारलेट को बताता है कि पहले वो भी आम सा था, लेकिन गॉडेस पामिया के ब्लेसिंग से दोबारा जन्म लेकर के सुअरों का गॉड बन गया है। वो अपने मिनियंस को हुक्म देता है कि पकड़े गए ड्रैगन राइडर को सामने लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पल दिखा सके। फिर वो स्कारलेट को बताता है कि उसका पसंदीदा खाना इंसानी औरतें हैं। स्कारलेट जवाब देती है कि इत्तेफाक से उसका पसंदीदा खाना भी सुअर का मीट है और ये जायंट सुअर से तो मैं तृप्त हो जाऊंगी। ये सुन वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन स्कारलेट अपने टाइम पावर का यूज करके उसके पहुंचने से पहले ही उसे एक मुक्का देती है, जिससे उसका सर ही उड़ जाता है। पूरे ग्रुप में डर का माहौल आ जाता है, लेकिन स्कारलेट जानती है कि ये आसानी से नहीं बल्कि सुअर की मौत ही मरेगा। तभी उसका सर उसके सीने के बीच में से निकल आता है और वो कहता है कि वो अपना सर अपने शरीर के अंदर कहीं भी ले जा सकता है। तो चलो फिर एक खेल खेलते हैं जिसमें तुम अपना सर छुपाना और मैं उसे ढूंढ करके पचका करूंगी। वो उसके पूरे शरीर पर तेजी से पंचेस मारती है और वो सुअर अपना सर इधर उधर करता रहता है, ये कहते हुए कि उसकी मोटी चर्बी की परत उसे हर चोट से बचाती है। फिर वो अपना सर नॉर्मल जगह पर ला करके स्कारलेट पर एसिड थूकने जाता है। तभी रेक्स स्कारलेट की मदद के लिए आता है और उसका सर पकड़ करके 180 डिग्री घुमा देता है, जिससे वो अपने ही मिनियंस पर एसिड थूक दिया था। फिर भी वो सुअर को पूरा भरोसा होता है कि स्कारलेट के पंचेस उस पर असर नहीं करेंगे, पर अचानक से उसका शरीर अंदर से फूलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तब स्कारलेट बताती है कि उसने टाइम को स्लो करके एक ही जगह पर 100 बार मुक्के मारे हैं ताकि उनकी एनर्जी एक जगह से ही उसे जिंदा पका दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो दर्दनाक मौत मरता है, जो देख करके उसके मिनियंस डर के भाग जाते हैं। ड्रैगन राइडर्स तो अब स्कारलेट के फैन बन जाते हैं, लेकिन स्कारलेट को उनका ध्यान नहीं चाहिए होता है। तभी अचानक एक विंड स्पिरिट उसके पास आता है और वो डियोस की आवाज सुनती है, जो उसे बताता है कि उनकी तरफ चीजें ठीक नहीं चल रही और फाल्कोनिया से इस तरह तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी। ननाका डियोस से पूछता है, हम इनके बीच से कैसे होके जाएंगे। डियोस जवाब देता है कि रेड स्काई ड्रैगन्स मॉन्स्टर को हराने में लगे हुए हैं और वो हमें कवर जरूर देंगे, जिससे कि हम जंगलों में घुस जाएं। ननाका को इस पर शक होता है और वो कहता है, अच्छा, और उन्हें क्या ऊपर से दिखेगा कि हाँ ये अपना आदमी है, और ड्रैगन्स उनका क्या भरोसा। डियोस कहता है कि उनका वाइस कमांडर जिन काफी शांत लगता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे ही वो ये कहता है, जिन एक गॉब्लिन को देखता है जो जंगल की तरफ भाग रहा था और उसका हिंसा भरा रूप जाग जाता है। वो एक शक्तिशाली जलता हुआ तीर कमान निकाल करके उस गॉब्लिन को एक धमाके से उड़ा देता है। ये देख करके दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भरोसे वाले नहीं है।
वो स्कारलेट को रोते हुए बताता है कि इसलिए तो आपको बुलाना पड़ा। रास्ता खोलने के बजाय ड्रैगन राइडर्स पूरी तरह से मॉन्स्टर से लड़ने में भिड़ गए हैं। बैटलफील्ड को एक नजर में देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि उसके दोस्तों को सच में उसकी मदद चाहिए। वो उनसे कहती है कि रुको जरा, मुझे संभालने दो। वो अपने ड्रैगन पर बैठ करके बैटलफील्ड के ऊपर आ जाती है। उसकी नजर एल्फेम पर पड़ती है जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का स्टेमिना चेक कर रहा होता है। जैसे ही उसे दूर से स्कारलेट दिखाई देती है, वो मॉन्स्टर्स को फ्लेम अटैक से जला देता है ताकि उसका स्वागत कर सके। स्कारलेट उससे बात करने आती है, तभी एल्फेम पूछता है सूडो के लीडर को मारने के बाद 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगी? स्कारलेट कहती है हाँ, मुझे उस घमंडी मॉन्स्टर को मुक्कों से मारना बहुत पसंद आया जो मेरा मेन कोर्स था, और यहाँ आते वक्त मुझे अपना डेजर्ट भी मिला जो पामनिज्म का एक बंदा था जिसे अपना इंट्रो देने से पहले ही मैंने उसका आउट्रो निकाल दिया। स्कारलेट एल्फेम से कहती है कि अपने आदमियों को याद दिलाए कि उनका प्लान डायोस और ननाका के लिए रास्ता तैयार करना है। एल्फेम को याद भी नहीं रहता कि ऐसा कोई प्लान भी था, लेकिन क्योंकि अब स्कारलेट ने कहा है तो वो खुद ही डायोस और ननाका के लिए रास्ता बनाने का फैसला करता है। वो अपने ड्रैगन पर चढ़ करके बैटलफील्ड के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचता है। वहां से वो नीचे कूदता है और हीट ब्लास्ट बन के आसपास के मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। फिर उनके बीच से दौड़ता हुआ निकल जाता है, जिससे सेफ रास्ता बन गया था। स्कारलेट उनसे कहती है कि अब वो अंदर घुस सकते हैं। डायोस और ननाका बैटलफील्ड पार करके जंगल तक पहुंच जाते हैं। डायोस को पूरा भरोसा होता है कि जैसे ही वो फाल्कोनिया की सेना तक पहुंच जाएंगे वो उन्हें वापस लौटने के लिए मना सकते हैं। ननाका पूछता है कि उसे इतना भरोसा कैसे है, क्या उनके मामा का लड़का है? डायोस जवाब देता है कि हाँ, शायद मेरी नसों में एल्फ राज खून बह रहा है, इसलिए वो किसी तरह संभाल लेगा। ननाका कहता है कि तुम तो हमेशा की तरह ही भवाठी मारते हो। डायोस पूछता है कि अगर मेरे पे भरोसा ही नहीं था तो मुझे जेल में खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? ननाका बताता है कि स्कारलेट ये नहीं चाहती थी। वो बताता है कि भले ही वो बाहर से कठोर दिखती हो, पर जिन पर वो भरोसा करती हैं उनके लिए फिर सबसे ज्यादा काइंड और केयरिंग हो जाती हैं। भले ही तुमने उनका भरोसा तोड़ा हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें दोबारा मौका दी है, और इसीलिए मुझे भी तुम पर भरोसा है। ये सुन करके डायोस हैरान रह जाता है और पूछता है कि सब लोग इतना आसानी से भरोसा कैसे कर लेते हैं? धोखा देने वालों से तो नफरत करनी चाहिए। ननाका पूछता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम किसी से नफरत करते हो क्या? डायोस कहता है कि उसे अपने क्लैन के लोगों से नफरत है जिन्होंने उसे बोझ कह करके गांव से निकाल दिया था। वो लगभग अपने निकम्मे बाप का भी नाम लेने वाला था, लेकिन डियाना का ख्याल आते ही चुप हो जाता है। वो कहता है कि पर अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपने क्लैन से नफरत करता भी हूँ या नहीं। तभी वो अचानक से सीरियस होकर के ननाका को चेतावनी देता है कि लोगों पर भरोसा करना सिर्फ दर्द दे सकता है। डायोस अपनी तलवार खींच लेता है और जवाब में ननाका भी अपना चाकू निकाल लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो उन तीरों को एक साथ काटते हैं जो चारों तरफ से घिरे एल्फ्स और बीस्टमैन ने उन पर चलाए थे। ननाका उन पर ट्रेनेजा की महक महसूस करता है और डायोस को बताता है कि लगता है कि ये सब ब्रेन वॉश किए गए हैं। इनसे बात और मुश्किल हो जाती है क्योंकि ब्रेन वॉश हुए लोगों से बातचीत तो हो ही नहीं सकती, और अगर हम इन्हें मारते हैं तो बातचीत के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तभी एक बीस्टमैन उन पर झपटता है और ननाका समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। अचानक किसी का स्पेल उस बीस्टमैन पर पड़ता है और वो बेहोश होकर गिर गया था। एक एक करके बाकी एल्फ्स और बीस्टमैन भी गहरी नींद में चले जाते हैं। ननाका समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन डायोस स्पेल चलाने वाले को पहचान लेता है। तभी पेड़ साइड होकर के रास्ता देते हैं क्योंकि एल्फ्स का राजा आ गया था। डायोस कहता है मुझे हैरानी हुई। राजा पूछता है कि और मुझे भी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ननाका तुरंत अपना हथियार रख लेता है और बताता है कि वो लोग पेरिस्टन किंगडम के शांति दूत बनकर के जंग रोकने की गुजारिश करने आए हैं। वो जवाब देता है कि वो सेना का हिस्सा बनकर नहीं आया है, बल्कि यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए है। डायोस इस बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि बिना वजह के वो उनकी मदद नहीं करते। राजा कहता है कि वो सिर्फ उन एल्फ्स को बचाना चाहता है जिन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया था। वो एक बेहोश एल्फ को अपने साथ ले जाता है। ननाका और बात करना चाहता था, लेकिन एक गार्ड उस पर तलवार तान करके दूर रहने को कहता है। राजा ननाका की बातों को समझ जाता है और कहता है कि पैलेस्टीन के खिलाफ जंग बीस्टमैन ने शुरू की है और अगर शांति की बात करनी है तो उनसे जाके करो। तब डायोस विंड स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि वो एक सौदा करना चाहता है। दरअसल ये एल्फ राजा उसकी माँ का भाई है, यानी उसका मामा। वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे विंड स्पिरिट को कंट्रोल करने की पावर दी है और अगर राजा अपनी पूरी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बीस्टमैन को जंग रोकने पर राजी करवा लेता है तो वो ये अपनी विंड पावर को उसे सौंप देगा। उसी वक्त इधर स्कारलेट बैटलफील्ड पर नजर रखे होती है। अचानक उसकी नजर एल्फेम पर पड़ती है जो काफी मॉन्स्टर से लड़ करके जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह जला हुआ था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसका ड्रैगन उसे बचाते हुए खड़ा होता है, लेकिन मॉन्स्टर का एक बड़ा सा झुंड उसे खत्म करने के लिए बढ़ रहा था। स्कारलेट तुरंत अपने ड्रैगन से कूद जाती है और उस मॉन्स्टर की गर्दन तोड़ देती है और उसका ड्रैगन दूसरे को पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर के सामने डट कर खड़ी हो जाती है और तय करती है कि एल्फेम को चोट पहुंचने से पहले ही उन सब का सफाया कर देगी। वो अपने ग्लव्स टाइट कर कहती है
ब्रिंग द एक्शन। और मॉन्स्टर्स का कत्लेआम शुरू हो जाता है। जल्द ही वहाँ मॉन्स्टर के लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया था। फिर वो एल्फेम की तरफ मुड़ पूछती है कि क्या वो ठीक है। एल्फेम हैरान होता है कि वो उसकी इतनी फिक्र कर रही है। स्कारलेट कहती है कि उसने जंगल तक रास्ता साफ करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था, जिसके लिए वो उसकी शुक्रगुजार है। फिर वो हीलिंग मैजिक से उसका इलाज करती है। जैसे ही एल्फेम उठता है वो अपने सैनिकों के बारे में पूछता है। स्कारलेट बताती है कि लगभग आधे सैनिक जख्मी हैं और लड़ने के काबिल नहीं रहे और कुछ को गहरी चोट लगी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि हीलर्स उनका इलाज कर रहे हैं। एल्फेम ये सुनकर के चैन की सांस लेता है कि कोई मरा नहीं। फिर वो खूनी बैटलफील्ड के बीच में उगे हुए कुछ फूलों को देखने लगता है। स्कारलेट को समझ आ जाता है कि वो कितना भी पागल और बदतमीज क्यों ना हो, कभी कभी सेंटी हो जाता है। लेकिन तभी वो स्कारलेट से कहता है कि वो उसकी इतनी फिक्र ना करे वरना उसे प्यार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ड्रैगन राइडर्स को पता चलता है कि सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स तो स्कारलेट ने ही मारे हैं और सब उसे हंट क्वीन कह के बुलाने लगते हैं। स्कारलेट भी ये सब सुन रही होती है जब वो जूलियस के पास खड़ी थी। वो अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स में बिजी था। तभी एक सोल्जर आकर के उसे रिपोर्ट देता है कि फाल्कोनिया की आर्मी बॉर्डर से वापस लौट रही है। जूलियस खुश हो जाता है और कहता है लगता है ननाका और डेयोस अपने मिशन में कामयाब रहे। स्कारलेट भी ये सुनकर के खुश होती है और जूलियस से कहती है कि अब वो थोड़ा रेस्ट ले सकता है। जूलियस अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है कि इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते हुए वो अपना सर अचानक से उसके कंधे पर रख देता है। स्कारलेट समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता एल्फेम पहुंच जाता है। वाह क्या सीन है। वो बताता है कि वो अब अपने राज्य वापस जा रहा है। स्कारलेट पूछती है तो क्या वो सिर्फ अलविदा कहने आया था? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ वैंकिस एम्पायर ले चलने आया हूँ, मेरे साथ चलो। जूलियस ये सुनकर के हैरान रह जाता है। एल्फेम कहता है कि पेलिस्टियन जल्द ही एल्ड्रेंड के साथ जंग में जाएगा और जब लड़ाई शुरू होगी तो वो स्कारलेट को नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि वो अभी ही वैंकिस की सुरक्षा में चली आए। स्कारलेट पहले उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो दुश्मन देश का होने के बावजूद भी उसकी इतनी चिंता कर रहा है। फिर वो कहती है कि वो पेलिस्टियन की एक ड्यूकल फैमिली से है जिससे उसकी एक जिम्मेदारियां हैं। एल्फेम कहता है कि तुम कोई पौधा नहीं हो जो जिस घर में उपजी वहीं की रह सकती हो। वो स्कारलेट को सबसे महान योद्धा कहता है जितनों को उसने आज तक देखा है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी पोटेंशियल बस बोर्डिंग मीटिंग्स में बर्बाद हो। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियस पहले स्कारलेट का हाथ थाम लेता है, ये कहते हुए कि स्कारलेट वो कमल है जो कहीं भी खिल सकती है। वो घोषणा करता है कि वो स्कारलेट को किसी के साथ नहीं जाने देगा, खास करके किसी ऐसे इंसान के साथ तो कभी नहीं जो उससे अभी अभी प्यार कर बैठा हो। जूलियस यहाँ कहता है कि उसे स्कारलेट के लिए 10 साल से जज्बात हैं। एल्फेम ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है ओह मेरा राइवल, आ जाओ फिर युद्ध कर लेते हैं। तभी जिन उसे मार कहता है बाक साले बोका, एक लड़की के लिए क्या तो 2 देशों में जंग करवाएगा अब। फिर वो जूलियस को ग्रीट करता है। जूलियस बताता है कि राजा से कह करके उसने ड्रैगन राइडर्स के लिमिट्स को बढ़ा दिया है ताकि गलती से भी वो अगर पेलिस्टियन के ऊपर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन उसका शुक्रिया अदा करता है और एल्फेम को 2-4 और लाठी मार करके बाय बोलने को कहता है। एल्फेम गुस्से में उठता है, हम फिर मिलेंगे। उस रात बाद में लियो आकर के जूलियस और स्कारलेट को बताता है कि फाल्कोनिया के पीछे हटने के बाद अब सिर्फ एल्ड्रेंड किंगडम ही बचा है जिसने अपनी पूरी सेना बॉर्डर पर जमा करके रखी है। जूलियस कहता है कि उनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। तब स्कारलेट कहती है कि हो सकता है वो टेरेसा के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हो। जूलियस इस बात से सहमत होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें नहीं पता कि टेरेसा कहाँ है। तभी डियोस बालकनी में आ कहता है वो इसमें मदद कर सकता है। स्कारलेट और लियो उसे इग्नोर करते हैं और मिशन सक्सेसफुल होने पे ननाका को सारी बधाई दे रहे थे। डेयोस जल जाता है क्योंकि असली कीमत तो उसने चुकाई होती है। जूलियस उसे कहता है कि ड्रामा बंद करो और टेरेसा के बारे में बताओ। डेयोस बताता है कि दुश्मन अभी भी वही प्लान फॉलो कर रहे हैं जो मुझे तब पता था जब मैं पामिया चर्च के साथ था। साथ ही ग्रेट फॉरेस्ट के ट्री स्पिरिट ने उसे बताया है कि टेरेसा पश्चिम की तरफ जा रही है ताकि वहाँ के प्यूरिफिकेशन सर्कल को नष्ट कर सके। सब समझ जाते हैं कि अगर वो क्रिस्टल टूट गया तो और ज्यादा मॉन्स्टर्स हमला करेंगे और एल्ड्रेड एम्पायर भी इन्वेजन शुरू कर देगा। डेयोस कहता है कि अभी भी उनके पास टाइम है क्योंकि जिस पवित्र खजाने से टेरन ने उत्तर का क्रिस्टल तोड़ा उसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे अपनी शक्ति दोबारा जमा करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। जूलियस फैसला करता है कि वो पहले क्रिस्टल तक पहुंचकर टेरेसा को रोकेंगे। वो घोषणा करता है कि इस मिशन में सब लोग शामिल होंगे, डायना और कुछ रॉयल सैनिक भी। डेयोस डायना को खतरे में ले जाने पर चिंता करता है, लेकिन जूलियस और स्कारलेट दोनों कहते हैं कि उन्हें डायना से कुछ और बात भी करनी है। वो सब मेडिकल टेंट में जाते हैं जहां डायना घायलों का इलाज कर रही थी। जूलियस उसे क्रिस्टल की रक्षा के प्लान के बारे में बताता है। स्कारलेट भी उसे कहती है कि उसे गॉड क्रोनोवा ने एक डिवाइन ट्रेजर दिया है जिससे वो टेरेसा से उसकी छीनी पावर्स वापस ला सकती है।
डायना बिना हिचकिचाए इस मिशन के लिए हाँ कह देती है और डायोस वादा करता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा। उसे उसकी ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन जैसे ही लियो कहता है कि वो भी उसकी हिफाजत करेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा, डायना पिघल जाती है। बाद में जब जूलियस स्कारलेट से बात करता है कि लड़ाई में एल्फेम के साथ होना भी कितना अच्छा था, तब स्कारलेट को याद आता है कि उसने अपने 10 साल के जज्बातों की बात की थी। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जूलियस बात को घुमाते हुए उसे एप्पल पाई खिलाने की बात करता है एक बार ये सब खत्म हो जाए तो। वहीं हम टेनेजा को गुस्से में देखते हैं क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। उसे गॉडेस पामिया का दर्शन होता है जो कहती हैं कि प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि टेनेजा ने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि मॉन्स्टर को इकट्ठा करके पेलेस्टियन के हर गांव और शहर में तबाही मचाने के लिए फैला दो, लेकिन नहीं, तुमने तो उन्हें सीधा राजधानी पर भेज दिया। टेनेजा जवाब देती है कि वो एक दिन पेलेस्टियन की रानी बनेगी और उस पर राज करेगी, इसलिए वो तबाह करना नहीं चाहती। थोड़ी नोकझोंक के बाद पामिया टेनेजा को बताती है कि स्कारलेट और बाकी लोग जल्द ही उसके ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं। टेनेजा कहती है कि वो एक दिन के अंदर डिवाइन स्टाफ को चार्ज कर सकती है। वो घोषणा करती है कि उसकी ब्लेसिंग से वो सबको मिटा देगी और पामिया ये सुनकर के खुश हो जाती है। टेनेजा बताती है कि उसकी शक्ति का एक हिस्सा अभी भी ननाका के अंदर है। वो उसे स्लीपर सेल की तरह एक्टिवेट करती है और इस चीज का इस्तेमाल करके वो जूलियस पर ब्रेन वॉशिंग का जादू चलाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी पश्चिम की तरफ उड़ जाते हैं। देखते हैं कि अभी तो डायना वाले परेड में ये शहर कितना खुशहाल हुआ करता था, लेकिन सिर्फ एक हमले में सब बर्बाद हो गया। शहर पहुंचते ही ननाका टेनेजा और उसके आदमियों की बू महसूस करता है। बेसमेंट छोटा होने की वजह से रेक्स नहीं जा पाता तो रोने लगता है। स्कारलेट उसे यहीं रुक करके सारे ड्रैगन्स की रखवाली का जिम्मा सौंप जाती है। थोड़ी दूर बढ़ते ही रेक्स उसे ख्याल रखने को कहता है। आगे बढ़ते हुए ननाका सेंस करता है कि बहुत सारे ट्रैप्स यहाँ पे हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वो एक मुक्का देती है जिससे सारे ट्रैप्स बर्बाद हो जाते हैं। फिर अंगड़ाइयां लेते हुए सबको बाहर निकाल लाती है। इतनी आसानी से बाहर आ जाने पे और गार्ड्स को आसानी से पीटने पे सभी पामिया कहते हैं ये तो शैतान है। मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को शैतान कहना गलत है, इसलिए अब मैं तुम सबको एक एक घूंसा मारूंगी। जैसे ही स्कारलेट आगे बढ़ने वाली होती है, एक बुढ़ा अपने जादू से उसे रोक लेता है। लियो अपनी दूरदृष्टि से यहाँ टेनेजा को ढूंढने लगता है, पर जैसे ही वो टेनेजा को देखता है उसकी आंखें उसकी ही पावर से जल जाती हैं। डायना बहुत घबरा गई थी। वो उसे पूछने आती है और लियो कहता है कि वो ठीक है। डायना को देख करके वो बुढ़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे खुद ही मारना चाहता था। आना बुढ़े, तेरे पे तो प्लास्टर भी काम नहीं करेगा। फिर दोनों तरफ से सीधे लड़ाई शुरू हो जाती है। बुढ़े के पास कमजोर करने वाला जादू था, इसलिए डायोस उसे पूरी तरह चलने नहीं देता। वक्त बहुत कम था, इसलिए जूलियस कहता है कि इनसे लियो के ग्रुप को ही लड़ने देते हैं। पर तभी बुढ़े ने पूरे एरिया पर फ्रीजिंग जादू चला दिया था, जिससे कोई हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पहले से पता था कि स्कारलेट को मुक्का मारने के लिए उसे पास आना पड़ता है। ये सुन स्कारलेट कहती है, ओ तुम कितने भोले हो चचा। वो अपने फिस्ट पावर को एक विंड मैजिक में ट्रांसफर करती है और पूरे प्रेशर के साथ घूंसा मारती है, जिससे वो बूढ़ा कोमा में चला जाता है। उसका मैजिक खत्म होते ही सब लोग आराम से चर्च के बाकी लोगों से लड़ने लग जाते हैं। स्कारलेट और जूलियस आगे टेनेजा को पीटने बढ़ते हैं। रास्ते में उनका सामना एक और बिग पद से होता है, जो राजकुमार एवेलिन था। इसका चेहरा तो अभी तक मैच्योर भी नहीं हुआ है। जूलियस कहता है कि इसे मुझ पे छोड़ दो। स्कारलेट थोड़ी नाराज होती है, लेकिन जूलियस उसे मीठी बातों से आगे जाने के लिए मना लेता है। एवेलिन भी उसे रोका नहीं और ये चीज जूलियस को अजीब लगी। एवेलिन को भरोसा था कि आखिर में टेनेजा मम्मी ही जीतेंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी मेरे जैसे हो? जब जूलियस टेनेजा का मजाक उड़ाता है, एवेलिन हवा में से अपनी तलवार निकाल कहता है, आज धरती पे सिर्फ एक ही हैंडसम मुंडा बचेगा। जूलियस कहता है, तुम ही रखो वर्ल्ड बेस्ट हैंडसम मैन का टाइटल, पर मरने के बाद। उधर स्कारलेट कमरे में घुसती है और टेनेजा को देख सीधा उसे घूंसा मारने बढ़ती है, लेकिन नई ताकत के बाद उसको कुछ भी नहीं होता। स्कारलेट खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि ये मेरा सारा गुस्सा निकालने का सबसे बेस्ट मौका है। दूसरी तरफ लियो और नाइट्स कम लोग होने की वजह से मुश्किल में लड़ रहे थे। तभी ऊपर से कोई तीर डायना की ओर चला देता है। डायोस ये नोटिस करता है और टाइम पर आकर के डायना को बचा लेता है, लेकिन अपने विंड स्पीड ना होने की वजह से वो भाग नहीं पाया था और उड़ता तीर ले बैठता है। इधर टेनेजा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उसकी एक्साइटमेंट देख करके स्कारलेट भी कहती है, देखें जरा किसमें कितना है दम। कोर्नोवा पावर होने के बाद भी स्कारलेट को लगता है कि कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए वो अपनी स्पीड 5 गुना बढ़ा लेती है, जिससे वो टेनेजा रिएक्ट ही नहीं कर पाई। स्कारलेट को पहले से ही अंदाजा था कि टेनेजा डायना की पावर से डिफेंस करेगी, इसलिए उसने टाइम को बिल्कुल स्लो कर दिया। अब वो कहती है,
ओह, तो तेरे भी बाल नोचने पर दर्द होता है। वो उसके स्टाफ को दूर फेंक देती है और उसे बुरी तरह से पीटने से पहले स्कारलेट को डायना की ताकत भी तो वापस दिलानी थी। वो उस क्लॉक को निकालती है जो उसे कुर्नोवा गॉड ने दिया था। इधर डायना पूरी जान लगा करके घायल नाइट्स का इलाज कर रही थी, ये सोचते हुए कि अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती है तो सब लोग थकान से ही मर जाएंगे। वो बुढ़ा भी कोमा से वापस आ चुका था और उठते ही वो फिर से सभी रॉयल नाइट्स को फ्रीज कर देता है। डायना अपने आप को यहाँ पर काफी असहाय महसूस कर रही थी, पर तभी उसे अपने हाथों में चमक दिखाई देती है। वो तुरंत से उस बुढ़े के स्पेल को कैंसिल करती है और सभी को, दोस्त दुश्मन सबको हील करने लगती है। डायोस सबसे ज्यादा खुश था कि उसकी बहन की ताकत लौट आई। उधर जूलियस और एवेलिन की लड़ाई लंबी चल रही थी। एडवांटेज जूलियस के पास ही था, क्योंकि वो सिर्फ जबरदस्त तलवारबाजी नहीं बल्कि शील्ड मैजिक के साथ फाइट करके एवेलिन को टक्कर दे रहा था। और जैसे ही एवेलिन फाइनल अटैक के लिए गया, जूलियस मौका देख करके उसे खत्म कर देता है। गिरते हुए एवेलिन कहता है, तू ही दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है, लेकिन मेरा गिरना भी तो कम हैंडसम नहीं था ना। फिर भी जूलियस खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि ये अपने पूरे पावर से नहीं लड़ा। एवेलिन बताता है कि ट्रेनेजा का प्लान एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम ही उसके तुरुप केक के हो। तुरंत से ढेर सारे चार्म्स पंख गिरने लगते हैं। जूलियस अपना नाक बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाया था। इधर स्कारलेट बहुत ही एक्साइटेड थी, उसका सर पटक करके, ले बेटा। ट्रेनेजा कहती है, तुम्हारी पूरी लाइफ एक झूठे चेहरे वाली खुशी से भरी है। स्कारलेट के घूंसों से बुरी तरह पीटने के बाद भी ट्रेनेजा खुश थी, क्योंकि उसका मानना था कि जब हीरोइन को सताया जाता है तो उसका प्रिंस उसे बचाने जरूर आता है। इतना कहते ही एक फायर बॉल स्कारलेट की तरफ आता है और उसे साइड हटना पड़ता है। देखो वो आ गया। स्कारलेट ये देख कहती है, प्रिंस ते हमरा साथे गद्दारी करबे। कैसा लगा ट्विस्ट। कंट्रोल में होने के बाद भी जूलियस की जुबान बंद नहीं होती, जो ट्रेनेजा को थोड़ा इरिटेट कर रही थी। वो जूलियस से कहती है स्कारलेट को खत्म करने, तब तक मैं अपना स्टाफ चार्ज कर लेती हूँ। उसे पूरा भरोसा था कि स्कारलेट कभी भी अपने चाहने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसे क्या पता था स्कारलेट को लोग मैड डॉग नोबल वुमेन ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। ट्रेनेजा को लगता है कि वो जूलियस को स्कारलेट से पिटवा रही है, लेकिन स्कारलेट का चेहरा तो कह रहा था कि मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब ये बुरा बने। ये कहते हैं स्कारलेट जूलियस पर जोर का घूंसा मारती है, जो देख ट्रेनेजा हिल गई थी। स्कारलेट कहती है, जूलियस बुरा मत मानिएगा, पर मारा है तुझे दुनिया के लिए। पर जूलियस भी कम नहीं था। चार्म के असर में होते हुए भी उसे स्कारलेट के अटैक के पैटर्न्स याद थे। स्कारलेट खुद हैरान हो गई थी जब जूलियस ने 3 गुना स्पीड वाले घूंसे को भी रोक दिया था। क्या मस्त मजा आ रहा है, कोई पॉपकॉर्न ला करके दो रे मुझे। इधर स्कारलेट जूलियस को पीटते हुए पूछती है, बस एक बात बता दीजिए, आप इतनी आसानी से चार्म में कैसे फंस गए। बुरी तरह पीटने और चार्म के असर के बाद भी जूलियस कहता है, तो क्या तुम्हें इस चीज से जलन हो रही है। ट्रेनेजा गुस्से से कहती है, ये दोनों तो फ्लर्टिंग खेलने लगे। वो अपने अल्टीमेट पावर का यूज करके दोनों को साथ खत्म करने का फैसला करती है। जैसे ही ट्रेनेजा का स्टाफ जूलियस की गर्दन तक पहुंचता है, वो स्कारलेट का चिंतित चेहरा देख लेती है। उसे यह भी पता चल गया था कि स्कारलेट की प्रोटेक्शन पावर काफी कम हो चुकी है, और अगर जूलियस को बचाना है तो तुरंत हार मान लो। बात यहाँ तक आ गई थी, इसलिए स्कारलेट को हार मानना पड़ता है। जैसे ही स्कारलेट सरेंडर करती है, ट्रेनेजा तुरंत बैरियर लगा करके उसकी प्रोटेक्शन पावर छीन लेती है। फिर जूलियस को ऑर्डर देती है कि स्कारलेट को बांध दे, लेकिन ट्रेनेजा देख करके चिढ़ जाती है कि वो उसके पास खड़ा होकर क्या बतिया रहा है। ट्रेनेजा नोटिस करती है कि जूलियस पर लगा चार्म आधा कम हो चुका है, क्योंकि उसके पास हीरो जू का प्रोटेक्शन था। हीरो जू प्रोटेक्शन अपने ऑनर को इनफाइनाइट पावर देता है जब उसका सच्चा प्यार किसी संकट में हो। लेकिन जूलियस कहता है, पर मैंने तो बस तुम्हें अपना फेवरेट टॉय समझा है ना। हाँ, तुम बस ऐसे ही हो, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने वाले। और हीरो जू तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो। तभी स्कारलेट को याद आता है जब जूलियस ने उसके लिए गोली खुद पे खा ली थी। वो सोचती है, जूलियस ट्रेनेजा के चार्म में भी इसलिए फंसे क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग्स को झुठला दिया था। वो पूछती है, क्या अगर तुम हीरो जू एक्टिवेट कर पाए तो हमें बचा सकते हो। हाँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना। स्कारलेट का चेहरा अचानक से लाल पड़ जाता है। सभी को बचाओ, इतना कह के वो उसे किस करती है। तुरंत से तेज रोशनी उनके पास से निकलती है और चार्म पूरी तरह टूट जाता है। तो आखिरकार तुमने अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस कर ही दिया। काफी थक गई होगी, अब मुझे संभालने दो। ये देख तो ट्रेनेजा और जल भुन जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से डिवाइन वेपन का अटैक करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब ट्रेनेजा जूलियस पर धुआंधार हमला करते रहती है, स्कारलेट मौका पकड़ करके उसे जोर का घूंसा मारती है। ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मैं इस कहानी की हीरोइन हूँ। तभी गॉडेस पामिया खुद ट्रेनेजा को आकर के गोद में ले लेती है। फिर वो ट्रेनेजा को अपने डिवाइन वेपन के साथ कंबाइन करके उसका अल्टीमेट फॉर्म बना देती है
और टेनेजा तुरंत से पूरे शहर को तबाह करने वाली एनर्जी रिलीज करती है। लकीली डियाना अपने प्रोटेक्शन पावर से सबको बचा लेती है और स्कारलेट को इधर जूलियस प्रोटेक्टेड रखता है। जूलियस महसूस करता है कि इस अटैक के बाद टेनेजा थक चुकी होगी और अभी ही सही समय है काउंटर अटैक करने का। इसलिए वो स्कारलेट के लिए ओपनिंग खोलता है और वो उसके चेहरे को तबला समझ के बजाने लगती है, लेकिन टेनेजा के घाव तुरंत भर जाते हैं। ये देख करके स्कारलेट और खुश हो जाती है कि मुझे इसे अनंत काल तक पीटने का सुख मिलेगा। जूलियस कहता है इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानी बॉडी गॉड की ताकत ज्यादा देर तक झेल नहीं सकती और कुछ मिनटों में ही टेनेजा खुद ही इस वर्ल्ड से लॉग आउट हो जाएगी। पर मैं ऐसी एंडिंग नहीं चाहती। जो कुछ इसने किया इसके लिए तो कुछ तूफानी बनता है ना। जूलियस को पहले से ही अंदाजा था कि ये क्या करने वाली है, इसलिए वो हीरोज़ की पावर से स्कारलेट को प्रोटेक्टेड रखता है। मैं तुम्हारी इस चीज के लिए थैंक्स नहीं बोलने वाली, मेरे पहले किस में से ही तुम्हें अब सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। फिर स्कारलेट सीधा टेनेजा की तरफ भागती है। जूलियस पीछे से उसे प्रोटेक्टेड रखता है। टेनेजा की मायूस आंखें बस यही बयां कर रही थीं कि काश स्कारलेट कभी पैदा ही ना हुई होती। फाइनल मोमेंट में स्कारलेट टाइम स्टॉप मैजिक यूज करती है और अपनी जिंदगी का सबसे ताकतवर घूंसा सीधे टेनेजा के चिन्ह पर दे मारती है। बाहर भी सब लोग ये देख करके हैरान हो गए थे कि एक अजीब सी चीज महल से निकल करके आसमान की तरफ उड़ पड़ी है। इधर डियाना की ताकत वापस आ चुकी थी, इसलिए सब लोग नॉर्थ सिटी लौट गए ताकि किंगडम का बैरियर दोबारा बना सकें। अपने बहन की ताकत वापस देख करके डायोस अब चुपचाप निकलने वाला होता है, लेकिन स्कारलेट उसे रोक लेती है और उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए पेरिस्टियन का जासूस बनने का हुक्म देती है। फिर वो डियाना को उससे बात करने भेजती है, क्योंकि स्कारलेट ने डियाना को डियोस की असली पहचान बता दी थी। यहाँ डियाना उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि पहले मैं हमेशा लोगों की बात मानती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बस यही कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से किंगडम के लोगों को बचा सकती हूँ। ये सुनकर डायोस को लगता है कि उसकी बहन सच में बड़ी हो गई है, पर वो उसे चिढ़ाने के लिए उसकी अजीब सी चोटी बना देता है और उसे बच्ची कह के बुलाता है। जाने से पहले वो स्कारलेट से भी डेट पर चलने के लिए पूछता है। डियाना कहती है मैं अपनी दीदी को तुम्हारे किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह दोनों फिर से थैंक यू पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें चर्च के लोग जूलियस और नाइट्स भी मौजूद होंगे। जूलियस अपने चार्म होने वाले इंसिडेंट को पामिया चर्च के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जिस पल डियाना ने सबको बचाने के लिए अपनी प्रोटेक्शन पावर एक्टिवेट की, तब सबको समझ आ गया कि डियाना कोई नकली सेंट नहीं है, बल्कि वही रियल सेंट है। और इस चीज से डायनिज्म एक बार फिर से सभी लोग अपनाने लगे। इसी बीच स्कारलेट लियो से पूछती है भाई क्या जूलियस के हीरोज यू ब्लेसिंग्स के बारे में आपको पता था? लियो कहता है मालूम था, पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि उसका इफेक्ट क्या है। लेकिन मानना पड़ेगा कि जूलियस ने हर चीज का प्लान बहुत ही सोच समझकर बनाया था। तभी स्कारलेट का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है, क्योंकि जब वो सारे इंसिडेंट को जोड़ती है तो उसे समझ आता है कि उसे जूलियस ने ट्रिक किया है। वो जानबूझ करके चार्म प्रोटेक्शन का शिकार बनने का नाटक किए ताकि स्कारलेट ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उससे कन्फेस कर सके। ये सोच करके स्कारलेट अचानक अपने भाई से बोलती है मुझे तुरंत एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। उधर सब लोग शांति से टी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और अचानक स्कारलेट वहां उतरती है, सिर्फ जूलियस को पीटने के लिए। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ याद जरूर आएगा, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। लो एप्पल पाई खाओ। वैसे एक बात मुझे तुमसे कहनी थी, किस करते समय थोड़ा चेहरा साइड में रखना चाहिए, वरना नाक बीच में आती है, और फोर्स तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, वरना होठ और दांत मिक्स हो जाते हैं। स्कारलेट कहती है प्रिंस मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। जैसे ही वो घूसा उठाने वाली होती है तभी सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। नहीं बहना। तो ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आपको डोमिनेटिंग लड़कियां पसंद है स्कारलेट के जैसी। मुझे तो पसंद है, क्योंकि ये बिहेव में नारियल की तरह होती हैं, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से सॉफ्ट। चलो ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।